अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आवाज़ क्लियर आ रही होगी। एक दफ़ा वेरीफाई कर दें, बाकी भी ज्वाइन कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं कुछ देर में। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, दिस इज़ द क्लास ऑफ रेगुलर सेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेक्शन बी, राइट? आई होप माई वॉइस इज स्टिल क्लियर। Okay, if I remember correctly, we were talking about UI डिज़ाइन, और UI डिज़ाइन के फेजेस के ऊपर हमने जो है वो लास्ट लेक्चर कंप्लीट किया था. We were discussing what should be the golden rules in order to occupy the mindset and engage your customer with the use of UI. उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए हमें अपने UI में से, ताकि यूज़र फ्रेंडली हो जाए एक तरह से आपकी UI. इन चीज़ों के ऊपर हम ज़्यादातर बात कर रहे थे. आज हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं. लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जब से हमने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की हैं फेजेस की. लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू. राइट, आई होप स्क्रीन विजिबल होगी आप सबको. द राइट वन जिसके ऊपर यानी फॉक्सेट खोला हुआ है. सो एज वी हैव ऑलरेडी बीन सीइंग के पिछले काफ़ी वीक्स से हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो वही चीज़ें हैं जो कि हमने स्टार्टिंग के 1-2 वीक्स के अंदर लिस्ट आउट की थी. वी लिस्टेड आउट कि एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, एक जनरल कंसेप्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं. हमने ये भी देखा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ़ योर एप्लीकेशन के ऊपर, कि आपकी एप्लीकेशन की नेचर क्या है. देयर में भी सम स्टेप्स जो कि आपकी एप्लीकेशन की नेचर रिक्वायर ना कर रही हो, एंड देयर में भी सम स्टेप्स जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में हो और वो आपने इसलिए ऐड किए हों बिकॉज द नेचर ऑफ योर एप्लीकेशन डिज़ायर्स इट. फॉर एग्जांपल, इफ़ द एप्लीकेशन दैट यू आर डेवलपिंग इज़ नॉट गोइंग टू यूज़ द इंटरनेट, ठीक है. If it is not going to use the internet, then there can be some steps then you can avoid. Say okay, you don't have to check it against the internet, you don't have to check it against the whole devices and against the whole network. You just have to check it against the native computer that it is going to run on. So but we looked at it and we thought okay, there are some steps that are very general in any type of application development, in any type of software engineering, and those steps are interchangeably, the words can interchange, the words can mingle together, but the words are the same. That is analysis, requirement, design, implementation, coding जिसको हम कह लें, integration, testing, and then probably maintenance. These 5-6 things are the same in every process model, in every steps, in every type of development structure that you are going to do for any type of application. कुछ ज़्यादा हो सकती हैं, कुछ कम हो सकती हैं, बट रेयरली ऐसा होता है कि कुछ आप ज़्यादा इसमें करें या कुछ आप कोई चीज़ कम करें. जो चीज़ चेंज होती है वो इनका आर्किटेक्चर चेंज होता है, कि आप क्या ये काम इन्हीं सीक्वेंशियल वे में करना चाहेंगे, या आप कोई काम साइमल्टेनियसली करना चाहेंगे, या आप कोई काम बार बार करना चाहेंगे, कोई 2-3 काम आप बार बार करना चाहेंगे बिफोर मूविंग टू द फोर्थ वन, एंड थिंग्स लाइक दैट. जिसके लिए हमने प्रोसेस मॉडल्स बहुत सारे डिस्कस किए, रिस्क एनालिसिस के बेस के ऊपर किए. हमने वाटरफॉल मॉडल देखा, हमने स्पायरल मॉडल देखा, इम्प्लीमेंटेशन आइटरेटिव मॉडल देखा. इस तरह के हमने मॉडल्स देखे. सो देन वी स्टार्टेड स्टडीइंग कि अच्छा रिक्वायरमेंट मॉडलिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं. रिक्वायरमेंट मॉडलिंग में हमने बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स डिस्कस किए, जिसमें सबसे ज़्यादा हमने डिस्कस जो किया वो DFDs को हम लेकर चले. DFDs के ऊपर हमने काफ़ी बात की. उसके बाद फिर हमने बिहेवियरल मॉडलिंग के ऊपर आ गए, और उसके बाद उसमें हमने सीक्वेंस डायग्राम्स, स्टेट डायग्राम्स, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स और इनकी नेचर वगैरह पे बात की. दैट वाज योर रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज, रिक्वायरमेंट मॉडलिंग. We were working on requirement. Then we moved towards design. और जब हम डिज़ाइन की तरफ आए तो हमने डिज़ाइन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखे. हमने यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन अभी लास्ट क्लास में ही देखा. उससे पहले हमने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन देखा, डिज़ाइन के पैटर्न्स हमने देखे, नॉट इन दैट डिटेल, बट हमने वो चीज़ें भी देखी कि एक्चुअली डिज़ाइन किया क्यों जाता है, क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन करनी चाहिए हमें एक सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन से पहले. इसके ऊपर हमने पिछले 1-2 लेक्चर्स लगाए.
और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन, विच इज़ एक्चुअली द कोडिंग पार्ट ऑफ योर कोड। अच्छा, इस लेक्चर के अंदर, इस कोर्स के अंदर अब जब हम इम्प्लीमेंटेशन पढ़ रहे हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इंटायरली अबाउट द कोड। हम कोड के ऊपर नहीं जाएंगे, बिकॉज दैट इज़ फॉर द अदर कोर्सेज दैट यू आर स्टडिंग, यू आर लर्निंग द कोडिंग देयर। आप वहाँ पे कोडिंग कन्वेंशन सीख रहे हैं ऑलरेडी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स के अंदर हम उस तरह की कोडिंग कन्वेंशंस नहीं पढ़ेंगे। से फॉर एग्जांपल आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि वेरिएबल के नाम किस तरह से रखने चाहिए, नाम मीनिंगफुल होने चाहिए, इंडेंटेशन होनी चाहिए आपके कोड के अंदर। ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता हैं कि कोड करते हुए हमें क्या देखना चाहिए, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं। मैं जिस चीज़ पर फोकस करना चाहूँगा यहाँ पे वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आम तौर पर इन योर टेक्स्ट बुक्स, जो मैंने टेक्स्ट बुक रेफ़र की है उसके अंदर तो ये चीज़ें हैं, बट इसके अलावा आम तौर पर आपके कोर्सेज़ के अंदर, आपके सिंपल कोर्स आउटलाइन के अंदर इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया जाता, जो कि एक मॉडर्न इम्प्लीमेंटेशन, मॉडर्न कोडिंग टेक्निक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आजकल टेक्निक सिर्फ कोडिंग की ये नहीं हो रही है कि आपने एक प्रोजेक्ट उठाया, उसका डिज़ाइन किया और आपने उसको जो है कोड करना स्टार्ट कर दिया और आपने उसको कोड कर लिया। बहुत सारे आपको इश्यूज़, बहुत सारे फैसले आपको करने होते हैं वाइल यू आर डूइंग द कोड, जब आप कोड कर रहे हो, जब आप एक्चुअली प्रोग्राम लिख रहे हो। ठीक है, सो लाइक ए सेट कि मैं इम्प्लीमेंटेशन यानी कोडिंग के एक बहुत बड़े हिस्से को यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, बिकॉज यू इधर ऑलरेडी नो और यू आर गोइंग टू स्टडी इट इन सम कोर्स अदरवाइज एज वेल। ठीक है, कोडिंग कन्वेंशन क्या है, आपके वेरिएबल्स के नाम क्या होने चाहिए, आपको डेटाबेस को मैनेज किस तरह से करना चाहिए, आपको डेटाबेस के अंदर किस किस तरह की नॉर्मलाइजेशन करनी चाहिए, आल्दो वो भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। आपको कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। अब ये भी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है कि वाई वुड वी वांट टू लर्न अबाउट ऑल द लैंग्वेजेस। ठीक है, हम लैंग्वेजेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे कि कौन सी लैंग्वेजेस हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। देयर आर मिलियंस ऑफ लैंग्वेजेस एंड द प्रोग्रामर विल हैव टू पिक अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड्स कि उसने किस तरह की लैंग्वेज को पिक करना है। व्हाट वी कैन फोकस ऑन इज़ दैट कि जिस लैंग्वेज को वो प्रोग्रामर पिक करे, इट शुड बी द बेस्ट फिट फॉर योर एप्लीकेशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट बहुत छोटा रहेगा हमारा इस कोर्स के अंदर, और इसके बाद फिर हम टेस्टिंग की तरफ मूव करेंगे, विच इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ दिस कोर्स। वी कैन मूव टूवर्ड्स से 2 or 3 lectures. We can span it on 2 or 3 lectures, the part of testing, and then we can move towards pricing or other types of techniques used to program something. So let's start with the phase of implementation. We are going to start this implementation, and we are going to study both implementation, a little part of implementation, and integration as well. So there are two basic parts of your code. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और हमने स्पेसिफिकली जब हम आर्किटेक्चर का कोड पढ़ रहे थे, आर्किटेक्चर का लेक्चर पढ़ रहे थे, तब हमने ये देखा था कि आर्किटेक्चर, फॉर एग्जांपल एक कॉल बैक रिटर्न जो है, कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर जो था, जो कि एक ट्री तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ था, हमने उसमें देखा कि हमने एक प्रोसेस को 2-3 प्रोसेसेस में डिवाइड कर दिया था। इसी तरह वो जो 2-3 प्रोसेसेस थे वो भी फर्दर डिवाइड हुए थे कुछ प्रोसेसेस में। तो हमने ये देखा कि वो सारे प्रोसेसेस जब डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब अलग अलग काम कर रहे हैं। उन सब ने काम अलग अलग करना है, लेकिन इवेंचुअली उन सब ने अपना रिज़ल्ट आपस में शेयर करना है। हो सकता है एक की आउटपुट को दूसरा प्रोसेस यूज़ कर रहे, हो सकता है दूसरे की आउटपुट को तीसरा प्रोसेस यूज़ करे। इसी तरह ये भी है कि वो तीनों मिलकर जो काम कर रहे हैं या अलग अलग होकर जो काम कर रहे हैं, उन तीनों का रिज़ल्ट एक ही प्रोसेस के पास जाना है। ये भी हमने देखा, और इसका मतलब ये है कि जिस प्रोसेस के पास उसे उन तीनों रिज़ल्ट्स को जाना है, उस प्रोसेस का काम ये है कि उसने उन तीनों रिज़ल्ट्स को इंटीग्रेट करना है, मिलाना है। अगर एक शख्स ने आपको रिज़ल्ट दिया है फ्लोटिंग पॉइंट में, दूसरे ने दिया है इंटीजर में, तीसरे ने दिया है कैरेक्टर में, तो ऑब्वियसली उस तीसरे प्रोसेस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो इन तीनों को इंटीग्रेट करे, राइट। सो इट इज़ नेसेसरी कि आपका कोड जो है वो जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसकी इंटीग्रेशन भी पॉसिबल हो, वो सारे आपस में कंपैटिबल भी हों। So let's start with this now. We are going to focus on some of the basic concepts of modern implementation techniques. Modern implementation techniques के ऊपर हम आएंगे।
इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व डेवलपिंग प्रोग्राम्स इन हाई और लो लेवल लैंग्वेजेस। वी नो कि हम अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपने कोड को, तो आप हाई लेवल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, आप लो लेवल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। मोस्टली मॉडर्न सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ही बनाए जाते हैं। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि हार्डवेयर बनाए जा रहे होते हैं मोस्टली, in order to accommodate the user, the programmer's perception of the code. Can you tell me what is the difference between a high level language and a low level language? Okay, all right. Aisha is saying कि machine language, you just wrote machine language. I think you are referring to machine language is low level programming language. And Hassan Salim is saying कि source code is high level language and machine code is low level language. Okay, good. Zeros and ones, Aisha is repeat कर रही हैं उसी बात को. Okay. So you are right, high level language is basically the kind of programming language which is easier to understand by the programmer, which is easier to understand by the human. That is a high level programming language. It is on a very high level from the machine level. So low level languages, programming languages are the machine languages, जिसकी कोडिंग एज अ ह्यूमन हमें समझने में बहुत मुश्किल होगी, बट एज अ मशीन उस कोड को समझने में, एज अ मशीन अगर मशीन उसको समझे कोड को, तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द मशीन. मशीन को उसको ज़्यादा कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा अपनी लैंग्वेज के अंदर, वो उसको समझ सकेगी. जिस तरह हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम एग्जांपल लेते हैं, C++ की एग्जांपल लें या जावा की एग्जांपल लें, तो ये लैंग्वेजेस जो हैं इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ होता है, इट इज़ रिलेटिवली वेरी ईजी फॉर अ ह्यूमन प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड. हमें वो देख के कोड समझ में आ जाता है कि वो कोड क्या कर रहा है. थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो होता है ऑब्वियसली, बट अगर आपको वो लैंग्वेज आती है तो यू कैन लर्न अबाउट दैट एंड आपको वो कोड आसानी से समझ में आ जाएगा. इट इज़ जावा का या C++ का जो कोड होता है, इट इज़ काइंड ऑफ लाइक योर इंग्लिश लैंग्वेज सेंटेंसेस. ठीक है, फॉर इंटीजर दिस इक्वल टू दिस, प्रिंट दिस, सी आउट दिस, सी इन दिस. ठीक है, एंड देन यू राइट योर ओन फंक्शंस, और उनके आप नाम जब मीनिंगफुल रख देते हैं तो इट लुक्स लाइक यू आर जस्ट टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू in a very understandable manner. But when we talk about low level languages, then low level languages are the languages जिसके अंदर कोड लिखना as a programmer काफ़ी मुश्किल होता है, because they do not occupy common English sentences or words. They occupy their own language barriers. Sorry, not language barriers, language words and keywords, like zeros and ones, and just A, just B, just C is going to mean something very big. So in that particular sentence, it will be very hard for the programmer to understand that, but it will be very good and easier for the machine to occupy and execute it without having to do so much work. ठीक है. Azharuddin is also saying कि high level languages are ordinary natural languages or machine level languages. Is that a question? So natural language is a very different thing. Natural language is the kind of language that we speak, that I am speaking. It is a natural language. ठीक है, it is not a computer programming language. English is a natural language, Urdu is a natural language, but when we come into programming language, it has to occupy some of the things from natural language and some of the things from machine language as well. ठीक है, सो कुछ कीवर्ड्स वो अपने डिफाइन कर लेती हैं, तो इट इज़ नॉट अ नेचुरल लैंग्वेज. मैं नेचुरल लैंग्वेज में जो है किसी को ये नहीं कहता कि अगर आपने वो काम 10 दफ़ा करना है तो मैं उसको जाकर ये नहीं कहता हूँ कि फॉर इंट आई इक्वल टू 0, इंट आई लेस देन 10. मैं उसको ये कहता हूँ डू इट 10 टाइम्स. ठीक है, सो दिस इज़ नेचुरल लैंग्वेज एंड दैट इज़ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बट यू नो कि अगर उस एक लूप की कंडीशन को अगर कन्वर्ट किया जाए मशीन लैंग्वेज में, जिसको हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, तो उसके अंदर अगर कन्वर्ट किया जाए तो इट बिकम्स मोस्टली ज़ीरोज़ एंड वंस. ठीक है, आई डोंट नो आप अच्छा ओके, यू आर इन द सेकंड सेमेस्टर, यू विल स्टडी अ कोर्स ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और असेंबली लैंग्वेज, then you will understand what I am talking about, because in a machine language, in a low level programming language which has multiple examples, आपका जो object code होता है या आपका जो binary code होता है, executable file होती है, that is written in a binary code and that is a low level programming language. Similarly, a simple, a very little higher than the low level programming language is assembly language, and you will have to code in that as well. Assembly language is very close to your machine language. It is also a low level programming language, but if you not say it's not a low level programming language,
it can be argued it's not even a high level programming language. So it occupies a very distinct amount of things. If you have to multiply something in assembly language, you will have to write, say, 2 or 3 lines of code just to multiply and save something in another variable, right? It's not like a high level programming language where you can write just a simple sentence and it can multiply and save that thing in any of the variables. So it's a low level programming language. You will learn about it then. So it's up to the programmer and the engineer that what kind of language he wants to develop his program in, his software in. It's up to the programmer, and it's up to the whole design and SRS document that what kind of requirements are there for the program. Depending on those requirements and those limitations, the programmer may decide one language and may not decide the other. But what I'm referring to here is some aspects of implementation that are particularly important to software engineering are as follows, which are not usually covered in the programming text. That is reuse, configuration management, and host target development. We are going to have a very long discussion on these 3 topics, and it would be very good if you put your own comments on the chat box as well while we are discussing that. You can disagree to what I am saying as well, because these are not the texts which you can say कि अच्छा यही texts हैं और इनके ऊपर ही आपने ईमान लाकर और इनको समझना है. It's like these are the things that are being used in modern programming contexts. Modern software engineering के अंदर, modern software development processes के अंदर software companies इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रही हैं, and you would have to agree or disagree if these are the good things or the bad things. Mostly they are good things and you can agree to that, but if you disagree to something, you can ask and put your comment in the chat box as well. So let's start with reuse. अच्छा, first of all words को हम थोड़ा सा देख लेते हैं. Reuse का मतलब यही है कि if you are reusing something, I think that is already been made, you are just trying to copy it and reuse it. And configuration management की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज़ द होल फिनोमिनन जिसके अंदर हम मैनेज करना चाहेंगे अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन को. हमने एक चीज़ में अगर कोई चीज़ चेंज की है, हमने अपने सॉफ्टवेयर को 0 से स्टार्ट किया, अब वो 1 पर आ गया है, तो मैं 0 को भी अपने पास मैनेज करके सेव रखना चाहूँगा कि मैंने काम कहाँ से स्टार्ट किया. ऐसा ना हो कि मैं 1 0 1 2 के बाद मैं 10 तक पहुँच गया हूँ और अब मुझे इशू नज़र आ रहा है जो मैंने 1 में किया था. तो अब मैं चाहूँगा कि मैं दोबारा 0, मुझे पता हो कि क्या था जिसकी वजह से ये इशू आए. So this is the actual versioning or management of your whole code as it grows, as it evolves. And then host target development. This is very particular in this modern type of multi-device architecture जिसको हम कहते हैं. You have seen that there are applications which are working on laptop, which are working on desktop, and similarly without any change in their what do you call it, performance. They are also working on your tablets, they are also working on your smartphones, even they are working on your smart fridges and whatnot. So अगर उनके ऊपर भी वो चीज़ें चल रही हैं तो it means that application did something good. So it's not like कि आप सिर्फ एक ही टारगेट के ऊपर काम कर रहे हो कि आपने ये मशीन एक मोबाइल फ़ोन के लिए बनाना है. There are multiple types of mobile phones as well, so your target should be developed accordingly. So ये 2-3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर आज हम डिटेल्ड बात करेंगे. Let's start with the first thing, that is reuse. So like I said कि most modern software engineering softwares are constructed by reusing existing components or systems. ज़्यादातर आजकल जो सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं they are being developed by reusing either some of the component or the whole system or some part of the system. They are being reused. And why is that? Because modern software is not getting that much innovated as the softwares that were in say last 5-6 years. पिछले 5-6 सालों के अंदर या पिछले 10 सालों के अंदर जितने भी इवॉल्व हुए आपके सॉफ्टवेयर, जितनी भी इनोवेशन आई आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, there were newer and newer applications that were coming, there were newer and newer softwares that were coming, there were newer and newer operating systems that were coming out. But now we are seeing कि okay, if a new OS is coming, if a new application or a software is coming, we can relate that software to some software that is pre-existing.
हम कह सकते हैं कि अच्छा ये आपने नया काम कर रहे हैं, आपने एक बहुत इनोवेटिव एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि ये काम कर रहा है। सबसे पहला काम मैं यही करूँगा एज ए यूज़र कि मैं ये कहूँगा अच्छा आपने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, इसका मतलब ये है कि आपने उस तरह का सॉफ्टवेयर बनाया है जैसे कि वो काम करता है। मैंने एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाया, मैं उसको कहता हूँ ये बहुत अच्छा काम करेगा, इसमें ये होगा, ये होगा। तो आप कहेंगे अच्छा ये मतलब है क्या, ये वर्ड की तरह का डॉक्यूमेंट है ना, वर्ड की तरह का एक ही सॉफ्टवेयर है। तो आई विल से ओके यस ये वर्ड की तरह का है, लेकिन इसमें मैं ये भी कर रहा हूँ और ये भी कर रहा हूँ और इसमें एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। आई रिलेटेड दैट थिंग टू सम अदर सॉफ्टवेयर। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर मेरी नज़र से आजकल नहीं गुजर रहा है जो कि पिछले 5-6 सालों में आया हो और वो एक बहुत ही इनोवेटिव चीज़ हो कि ये चीज़ आप किसी से रिलेट नहीं कर सकते यार कि ये एप्लीकेशन तो पहले नहीं थी। ये आपने कुछ चीज़ ऐड की होगी या कुछ चीज़ आपने उसमें से मिटाई होगी, तभी जाकर आपने एक नई एप्लीकेशन बनाई है। सो because of that whole phenomenon, we are seeing that most and most modern softwares are reusing the components that have been developed earlier by someone else or even themselves as well. When you are developing software, you should make as much use as possible of the existing code. आप जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर करने बैठेंगे ना, जब आप खुद कोड करने बैठेंगे तो यू विल सी कि आपका कोड अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है या इवन छोटा प्रोजेक्ट भी है, तो टाइम बचाने के लिए यू विल से कि ओके इट शुड बी बेटर अगर मुझे ये सारा कोड कहीं से मिल जाए या फिर इसका कुछ पार्ट्स अगर मुझे मिल जाएं ताकि मुझे उन पर मेहनत ना करनी पड़े। तो जितना ज़्यादा हो सके यू कैन री यूज़ अ कोड दैट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल टू यू। एंड व्हेन आई से ऑलरेडी अवेलेबल टू यू, आई से ऑलरेडी अवेलेबल टू यू लीगली, not illegally, not like you are going to cheat someone or you are going to copy someone without their permission. Legally अगर आपको वो चीज़ अवेलेबल है, if you have bought a piece of code from somewhere and if the code is freely available to anyone, then that's legal for you as well. However, these reusable technology come with a higher maintenance and integration cost. यही इसका सबसे बड़ा issue है reusability का, कि the reusable technology is very hard to get compatible and integrated with your software. We will rejoin the meeting in 10 minutes because it's going to end after 10 minutes. So reusable technology, reusable code, reusable software are very good for your software as well, but the major cost that these all reusable technologies pose is of integration and maintenance. कंपैटिबल कैसे करेंगे आप अपने सॉफ्टवेयर के साथ, या इवन अगर आप पूरा का पूरा सिस्टम भी उठा लेते हैं, आपने एक पार्ट नहीं उठाया जिसको आपको कंपैटिबल करना पड़े, आपने पूरा का पूरा सिस्टम उठा लिया, यू विल चेंज समथिंग एंड चेंजिंग समथिंग इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट देन डूइंग दैट ऑन योर ओन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई पिक समथिंग फ्रॉम अ पीयर, उसने एक ऐसे कोई लिखा है उसने एक पेज का, और मैं लेता हूँ कि मैं अपने नाम से पब्लिश करवाता हूँ, उसका मैं ऐसे उठाता हूँ, उसने जो भी चीज़ लिखी है एक पेज की, और मैं उसमें चेंजेस करने बैठ जाता हूँ और मैं उसको देखता हूँ और चेंज करता रहता हूँ। मुझे उसमें 2 घंटे लग जाते हैं या 1 घंटा लग जाता है, मैं उसको चेंज करके एक नई शक्ल दे के रीफ्रेश करके उसको अपने नाम से पब्लिश करवा देता हूँ। ये जो 1 घंटा मैंने उसको चेंज करने पे लगाया, इट वुड हैव बीन सो मच बेटर अगर मैं उस 1 घंटे के बजाय सिर्फ आधा घंटा अपनी तरफ से कुछ लिख लेता। ठीक है, अगर मैं खुद नहीं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि आई एम लैकिंग समथिंग, मुझे नहीं आता वो काम, इस वजह से मैंने वो खुद नहीं लिखा। तो अगर आपने रीयूज़ किया है तो रीयूज़ के ऊपर यू आर सीइंग कि अगर मुझे वो काम खुद आता होता तो बहुत कम कॉस्ट उसकी लगती, 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में वो मैं काम कर लेता, लेकिन मुझे उसका काम चेंज करने के लिए उसका काम समझना पड़ा, उसके काम समझने के बाद उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़े और उनको लिखने के बाद मुझे ऐसा साउंड करना पड़ा ताकि एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ मकसद भी बन सके। ठीक है, सो मेंटेनेंस कॉस्ट, कंपैटिबल करना, इंटीग्रेट करना अपने सिस्टम के साथ, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। एक चीज़ एक पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर चल रही है, दूसरे के ऊपर अगर नहीं चल रही है तो इट मीन्स कि इट इज़ नॉट कंपैटिबल विद दैट, इट इज़ नॉट very good integrated in a very good way with that computer. A reuse-based approach is now widely used for web-based systems of all kinds, scientific software and increasingly in embedded systems engineering. ज़्यादातर इस्तेमाल जो आजकल रीयूज़ का हो रहा है वो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के अंदर हो रहा है। एंड व्हेन आई से वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, आई आल्सो मीन वेब बेस्ड एप्लीकेशंस दैट आर ऑन मोबाइल, web based applications that are on tablet, web based applications that are on your laptops, all of the applications that are web based, जो web के ऊपर चल रही हैं।
which require the internet. Because when we are talking about the internet, if you are for example, if I'm designing a software for my students, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए अपने एक सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, तो आई नो हाउ माई स्टूडेंट्स थिंक या उनकी मैंटेलिटी क्या है, मैं उस तरह का सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन वगैरह करूँगा. बट if i'm if I'm making that software for the usage of web, and I know कि anyone from the web internet can access my website, then I will have to be more general. मुझे काफ़ी जनरल होना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक कि मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि एंटर योर CNIC, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि वेब के ऊपर जितने भी लोग हैं उन सबके पास CNIC है. इट्स जस्ट अ पाकिस्तानी थिंग. मे बी इट इज़ नेम्ड समथिंग एल्स इन यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया. So I will have to be more generalized. And what is the general thing that every web-based application do? It doesn't ask you for your CNIC. It asks you for your email address. ठीक है? It asks you for your say mobile phone. That is a general thing. So most web-based applications are reusing technology because they have to be generalized. And if one application is using the email, the other will have to use the email as well. ऐसा नहीं है कि मैं email यूज़ कर रहा हूँ अपनी वेब एप्लीकेशन के लिए और से फेसबुक ईमेल को जो है वो ऑब्सोलीट कर देता है और कहता है कि नहीं अब सब CNIC डालेंगे अपना या सोशल सिक्योरिटी नंबर डालेंगे. नो, एवरी एप्लीकेशन वुड नीड टू बी कंसिस्टेंट. यही बात हमने UI को पढ़ते हुए भी कही थी कि एवरी एप्लीकेशन वुड नीड टू बी कंसिस्टेंट. एंड कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा चाहिए होती है वेब बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि वेब को जब कोई शख्स एक्सेस कर रहा होता है तो वो वेब को इंस्टॉल नहीं करता, वो सिर्फ इसको एक्सेस करता है. एंड ही नोज़ कि मुझे इसकी एक्सेस सिर्फ इस वजह से करनी है क्योंकि मुझे अगले 5 मिनट में या 10 मिनट में इससे काम है. अगर एक पूरी एप्लीकेशन नेटिव हो जिसको मैं इंस्टॉल करूं, विच मीन्स कि आई एम मेकिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद दैट एप्लीकेशन, क्योंकि मुझे अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करनी पड़ी और वो रहेगी मेरे सिस्टम के ऊपर ताकि मैं उसको इस्तेमाल कर सकूँ, तो इट्स ओके अगर आपको जनरलाइज नहीं है, उसको समझने में टाइम भी लगता है तो. लेकिन वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए इट इज़ नेसेसरी कि यूज़र चूँकि 5-10 मिनट के लिए ही आया है आपके पास, तो आपकी एप्लीकेशन की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए कि यूज़र को लर्न ना करना पड़े. बहुत सारी चीज़ें जो कि उसको ऑलरेडी पता है कि एक वेबसाइट के बारे में, वो आपकी वेबसाइट के अंदर हो. इसी तरह साइंटिफिक सॉफ्टवेयर भी हैं. लाइक साइंटिफिक सॉफ्टवेयर यूज़ अ लॉट ऑफ फार्मूले जो है उसके अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि यूनिवर्सली कॉन्स्टेंट्स होती हैं. सो मैं अगर एक साइंटिफिक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो उसके अंदर जितने भी सिंबल्स या जितने भी कॉन्स्टेंट्स मैं रखूँगा वो वही होंगे जो कि वर्ड ने रखे हैं ऑलरेडी. मेरे लिए पाई की वैल्यू अलग नहीं हो जाएगी, मेरे लिए कोई क्वाड्रेटिक फार्मूला अलग नहीं हो जाएगा. ठीक है? तो जब ये चीज़ें अलग नहीं होंगी तो साइंटिफिक सॉफ्टवेयर के लिए जो ऑलरेडी चीज़ें बनी हुई हैं मैं उनको रीयूज़ कर लूँगा. मैं अपनी तरफ से दोबारा एंटर नहीं करूँगा कि पाई की वैल्यू भी एक होनी चाहिए और पाई की एक जो है क्या कहते हैं फार्मूला जो है उसको मैं चेंज कर दूँ या समथिंग लाइक दैट. So most reusable softwares are kind of in web-based systems, scientific software and embedded systems engineering. Embedded systems का मतलब यही है कि embedded systems जब हमने पढ़े थे तो हमने काफ़ी एग्जांपल्स भी ली थी. लेट्स से एक स्मार्ट टेलीविज़न है तो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है दैट इज़ embedded in that. ठीक है? इट्स नॉट फ्रीली अवेलेबल टू एनीवन टू इंस्टॉल. इट्स जस्ट फॉर दैट स्मार्ट टेलीविज़न और यू कैन नॉट मूव दैट सॉफ्टवेयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो उनके अंदर भी ज़्यादातर रीयूजेबिलिटी एप्लीकेबल हो जाती है. ओके, सो दीज आर द 4 लेवल्स वेयर रीयूज कैन हैपन, द 4 डिफाइंड लेवल. इसके अलावा भी कुछ लेवल्स हो सकते हैं. आप कहें कि नहीं आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ और लेवल्स भी हैं जिसके अंदर मैं रीयूजेबिलिटी करना चाह रहा हूँ. ओके, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपका सॉफ्टवेयर इस तरह से चेंज हो बाकी सॉफ्टवेयर से जिसके अंदर आर्किटेक्चर ही पूरा चेंज हो जाए. But on a very general term, 99% of the softwares, if you are reusing something in the software, you are reusing that thing in one of these levels. इनके अलावा आप किसी लेवल पर reusability नहीं कर रहे होते. एब्स्ट्रैक्शन लेवल पर आप कर सकते हो, ऑब्जेक्ट लेवल पर कर सकते हो, कंपोनेंट लेवल पर कर सकते हो और सिस्टम लेवल के ऊपर कर सकते हो. ये 4 लेवल्स हैं जिनके ऊपर आप रीयूज़ कर सकते हो सॉफ्टवेयर को. अभी तो हमने ये देखा कि आप रीयूज़ कर रहे हो, यानी कि या तो आपने थोड़ा सा एक कोड उठा लिया, आपने एक फंक्शन उठा लिया, आपने एक पूरी क्लास उठा ली, आपने पूरा का पूरा कोड उठा लिया और उसको रीयूज़ कर लिया. लेकिन इन चीज़ों को अब हम थोड़ा सा फॉर्मली डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली आप जब एक सिंपल फंक्शन उठा रहे हो तो वो किस लेवल पर आता है, अगर आप पूरा कोड उठा रहे हो तो वो किस लेवल पर आता है. सो लेट्स स्टार्ट विद एब्स्ट्रैक्शन लेवल. At this level, you don't reuse software directly.
but rather use knowledge of the successful abstraction in the design of your software. It's like you are just copying the architecture. आप सिर्फ आर्किटेक्चर को कॉपी कर रहे हो. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ एंड आई सी कि अच्छा यार ये सॉफ्टवेयर जो है ये किस तरह काम कर रहा है. मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया हॉस्पिटल में, एक किसी हॉस्पिटल ने मुझे कहा कि आप जो है हमारे लिए एक सॉफ्टवेयर बना दें. कस्टमर आएगा और अपना नाम वगैरह देगा, मैं उसको एक पर्ची दे दूंगा, उसका एक नंबर आ जाएगा, फिर उसका सिस्टम पे नंबर नाम ऊपर आ जाएगा, फिर उसको डॉक्टर जो है वो कंसल्ट करेगा डॉक्टर से, और इस तरह की ये एक सिस्टम होगा उनके लिए. आई सेड ओके, मैं इसके लिए एक सिस्टम बना देता हूँ. नाउ आई सिट डाउन एंड थिंक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ अ सिस्टम दैट इज़. एंड फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू माय माइंड इज़ दैट कि इट इज़ अ मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, इट्स गोइंग टू मैनेज सम ऑफ द क्लासेज एंड सम ऑफ द थिंग्स जो कि ये काम करेगा. फिर मैं देखता हूँ अच्छा इसका काम होना किस तरह से चाहिए, हाउ डज़ अ हॉस्पिटल वर्क. देन आई थिंक अबाउट से SMIU के CMS के ऊपर मैं जाता हूँ एंड आई से कि अच्छा ये SMIU का CMS जिस तरह से काम कर रहा है, मुझे अपने हॉस्पिटल का सिस्टम भी उसी तरह से बनाना है. बस फ़र्क ये है कि वहाँ पर एक टीचर होता है और वो क्लास को अटेंड कर रहा होता है. यहाँ पर एक डॉक्टर होगा जो कि अपने पेशेंट्स को अटेंड कर रहा होगा. एक रफ़ आइडिया आपको मैं बता रहा हूँ. इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर एक CMS का है, मैं उसको अप्लाई कर दूंगा अपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर. थोड़ी बहुत चेंजेस करूंगा ऑब्वियसली. ये तो एक अनसेड बात है कि आपको पता होनी चाहिए कि आप चेंजेस तो ऑब्वियसली करेंगे. तो अब मैंने क्या किया, मैंने कोड नहीं उठाया CMS का, बल्कि मैंने उनका आर्किटेक्चर देखा. मैंने कहा अच्छा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ कर रहा है, इसमें टीचर की क्लास अलग बनी हुई है, स्टूडेंट की अलग बनी हुई है. अच्छा ये इन दोनों से कनेक्टेड है, ये 1 to many है, मेरे पास भी ऐसा ही होगा. तो मैंने उनका पूरा आर्किटेक्चर देखा और उसी आर्किटेक्चर को एज इट इज़ अपने पास आकर रीयूज़ करना शुरू कर दिया. मैंने वही आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया. मैंने अलग से नहीं सोचा कि मुझे कौन कौन सी एप्लीकेशंस बनानी पड़ेंगी, अलग से कौन कौन सी क्लासेस बनानी पड़ेंगी, यानी कि अलग से मैंने नहीं सोचा. अब मैंने पूरा का पूरा आर्किटेक्चर जो है वो कॉपी कर लिया. विच मीन्स के हो सकता है कि अगर मैं उस कोड को ना देखता, उस CMS को ना देखता, तो मे बी मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ ना जाता, मैं लेयर्ड आर्किटेक्चर की तरफ चला जाता या कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर की तरफ चला जाता, और मैं उस तरह से अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करना और कोड करना स्टार्ट कर देता. मैं क्लास के ऊपर जाता ही नहीं, मैं 1 by 1 शुरू कर देता. मैं वेरिएबल्स बनाना शुरू कर देता और 1 by 1 सारा लूप लगाना शुरू कर देता और सारी चीज़ें एक वाइल लूप के अंदर रख देता ताकि यूज़र बार बार कर सके. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाता ही नहीं कुछ. लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाया. क्यों बनाया? क्योंकि मैंने एक कोड को रीयूज़ किया, नॉट एट द कोडिंग लेवल बट ऑन द एब्स्ट्रैक्शन लेवल. सिर्फ एक बर्ड आई व्यू के ऊपर कि अच्छा काम किया कैसे जा रहा है. ठीक है, एग्जैक्ट कोड कॉपी नहीं किया एब्स्ट्रैक्शन लेवल के ऊपर, बल्कि सिर्फ आइडिया, नॉलेज ऑफ द कोड कॉपी की कि कोड किया कैसे आपने, और फिर मैंने खुद कोड कर लिया. इसको ऐसे समझें कि अगर मैं एक CMS बना रहा हूँ, एक CMS को मैंने देखा, SMIU के CMS को, मैं एक दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए CMS बना रहा हूँ, तो मैं SMIU के CMS को कॉपी नहीं करता, बल्कि मैं उसके कोड को देखता हूँ, पूरा समझ लेता हूँ कि इसने काम कैसे किया है, और फिर उसको बंद कर देता हूँ. और फिर मेरे जहन में आ जाता है, नॉलेज आ जाती है कि एक CMS कैसे बना हुआ है. मैं उसी तरह से अपना काम स्टार्ट कर देता हूँ. आई जस्ट कॉपीड द नॉलेज इन टू माई ब्रेन, और फिर अपने ब्रेन से मैं अब दोबारा अपनी कोडिंग कर रहा हूँ. ठीक है, आमतौर पर स्टूडेंट्स भी जिस तरह से आप लोग असाइनमेंट्स वगैरह करते हो अगर प्रोग्रामिंग की, तो आप लोग भी इस तरह से करते होगे कि यू कॉपी समटाइम्स फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्शन लेवल. वो अलग बात है कि ऑन द ग्राउंड लेवल भी कभी कभी कॉपी हो जाती है, बट ऑन द एब्स्ट्रैक्शन लेवल भी कभी कभी हो जाती है. से कि आप एक स्टूडेंट का कोड देखते हैं, उसने असाइनमेंट बना लिया, आपने उस स्टूडेंट का कोड देखा, आपने कहा अच्छा ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी, ठीक है समझ आ गई. अब फिर 1 दिन बाद 2 दिन बाद जब आपको टाइम मिलता है तो आप उसको कोड करने लगते हैं, और आपके जहन में सिर्फ नॉलेज है कि उस शख्स ने कैसे किया था, आपके पास उसका कोड नहीं है, और आप अपने हिसाब से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो दिस इज द कॉपिंग और रीयूजिंग एट द एब्स्ट्रैक्शन लेवल. रीयूजिंग इज अ लीगल टर्म, कॉपिंग इज काइंड ऑफ एन इलीगल टर्म. अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो इट्स नॉट काइंड ऑफ अ लीगल थिंग. लीगल थिंग तब होगी जब आप रीयूज़ करें. रीयूज़ का मतलब ये है कि द थिंग इज़ लीगली अवेलेबल टू यू विद द परमिशन ऑफ इट्स ऑनर, एंड यू आर रीयूजिंग इट by telling that honor, by asking that honor. So architectural patterns and design patterns are the ways of representing abstract knowledge for reuse, कि how the thing is designed overall. तो उसको देखते हुए अगर मैं अपने कोड को डिज़ाइन करूँ, so that is going to be the copying or reusing at abstraction level. Now next thing is reuse at object level.
In that particular scenario, you directly reuse objects from a library rather than writing the code yourself. आप ऑब्जेक्ट्स को कॉपी कर लेते हो. यही हॉस्पिटल और सीएमएस वाली अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो आई लुक एट द ऑब्जेक्ट ऑफ डॉक्टर एंड आई से कि अच्छा डॉक्टर की जो क्लास बनी हुई है, मुझे टीचर की क्लास में भी यही चीज़ें चाहिए. मैं अपनी तरफ से सोचूंगा नहीं कि टीचर को और क्या क्या चाहिए. मैं कहता हूँ डॉक्टर की क्लास में एक डॉक्टर आईडी बनी हुई है, डॉक्टर का नाम है, उसको असाइन हुए हुए पेशेंट्स हैं, उसको असाइन हुए, उसकी स्पेशलाइजेशन है, उसकी टाइमिंग है, उसके ऑफिस आवर्स हैं. यही चीज़ें मुझे टीचर के लिए भी चाहिए. उस टीचर की एक आईडी होगी, टीचर का एक नाम होगा, उसको पेशेंट की जगह मैं क्लास कर दूंगा. इसी तरह जो है उसके भी ऑफिस आवर्स होंगे. एक टीचर के लिए भी जो है उसकी स्पेशलाइजेशन होगी, उसकी एक डिग्री होगी, उसके कोर्सेज होंगे. सो मैंने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी कर लिया. नाउ आई एम कॉपिंग एट द कोडिंग लेवल. रिमेंबर कि अब मैं ये देखता हूँ कि मेरे ये जो 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये 10 के 10 मुझे एज इट इज़ चाहिए. मैं उन ऑब्जेक्ट को उठाकर कॉपी कर लेता हूँ और उनके से वेरिएबल्स के नाम वगैरह चेंज कर देता हूँ जहाँ जहाँ मुझे नीड है. दैट इज़ हाउ आई एम कॉपिंग एट द ऑब्जेक्ट लेवल. रिमेंबर कि मैंने फंक्शनैलिटी अभी तक कॉपी नहीं की है किसी भी चीज़ की. मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट कॉपी किया है. हो सकता है कि डॉक्टर का ऑब्जेक्ट जिस तरह पेशेंट से कम्युनिकेट कर रहा है और अपने डाटा को एक्सचेंज कर रहा है या उन दोनों को मिलाकर प्रोसेस कर रहा है, मैं नहीं चाह रहा कि मेरा टीचर स्टूडेंट उस तरह से रिलेशनशिप जो है वो कायम करें. ठीक है, तो प्रोसेस अभी तक मैंने कॉपी नहीं किया है. मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसको आप क्लास कहते हो, एक क्लास का आर्किटेक्चर कह लो आप उसको, उस ऑब्जेक्ट को कॉपी किया है. हम ऑब्जेक्ट का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, आपको भी याद होगा, या फिर एक्सटर्नल एंटिटी का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं. तो ये जो ऑब्जेक्ट है मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ. आई एम नॉट एक्चुअली कॉपिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है, मैं इसको कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट को कॉपी कर रहा हूँ. टू इम्प्लीमेंट दिस टाइप ऑफ रीयूज़, you would have to find appropriate libraries and discover if the objects and methods offer the functionality that you need. जिस तरह से अभी मैंने कहा ना, एक डॉक्टर वाले को अगर मैं चेंज करके एक टीचर बना देता हूँ तो इट्स ओके, बट ये चीज़ भी तो मुझे ढूंढनी पड़ेगी. हो सकता है उस CMS के अंदर उस हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर 1000 ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं और मुझे 2-3 लग रहे हैं कि वो मेरे टीचर के मुताबिक हो सकते हैं. मैं किसको कॉपी करूँ? यहाँ पर एक थोड़ा सा टाइम मुझे लगेगा कि आई विल हैव टू लर्न, I will have to discover, I will have to find, I will have to look for the appropriate libraries. एक ऐसी लाइब्रेरी मुझे चाहिए होगी जिसको मैं कहूँ कि अच्छा ये 10 चीज़ें जो बनी हुई हैं इनमें से ये एक चीज़ मेरे काम की है. दिस इज़ वेयर इट गेट्स ट्रिकी, द रीयूजेबिलिटी. Then there is component level. Now I'm moving towards the process, and if I copy the overall functionality of a module, of a component, then I can say that I am using actually I'm reusing at component level. अगर मैं कंपोनेंट की पूरी फंक्शनैलिटी को कॉपी कर लेता हूँ, रीयूज़ कर लेता हूँ विद सम चेंजेस, इसका मतलब है कि आई एम एक्चुअली रीयूजिंग एट कंपोनेंट लेवल. पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी में कॉपी कर रहा हूँ. सिर्फ ऑब्जेक्ट कॉपी नहीं कर रहा हूँ अब मैं, बल्कि ऑब्जेक्ट्स जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिस तरह से डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं, जिस तरह से इनपुट को प्रोसेस कर रहे हैं और फिर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कम्प्लीटली इन अ मॉड्यूल. मैं उस चीज़ को कॉपी कर रहा हूँ. इसकी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल भी नीचे जाकर आ रही है, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद कंपोनेंट्स. व्हाट आर कंपोनेंट्स? व्हाट डू यू थिंक कंपोनेंट्स आर? क्या कंपोनेंट्स के लिए कुछ सिनोनिम्स आप बता सकते हैं मुझे? हमने पिछली काफ़ी क्लासेस में कंपोनेंट्स के लिए दूसरे वर्ड्स भी यूज़ किए हैं. यस प्लीज़, एनीवन. कंपोनेंट्स हमने पहले भी काफ़ी डिस्कस किया हुआ है कंपोनेंट्स को. कुछ वर्ड्स हम यूज़ कर चुके हैं कंपोनेंट्स को के अलावा इंटरचेंजेबली. डेफिनेशन आपके सामने, आप पढ़ लें कि इसका मतलब क्या है, क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, और इसके मुताबिक बताएं क्या क्या वर्ड्स हैं जो कि हम यूज़ कर चुके हैं इंस्टेड ऑफ कंपोनेंट्स. ओके, नो वन. ऑल राइट. कंपोनेंट्स आर कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट क्लासेस that operate together to provide related functions and services. It is part of your code that is doing one isolated dedicated work, जिसको हमने आमतौर पर functions भी कहा, सिर्फ हमने आमतौर पर इसको processes भी कहा, या सब प्रोसेस का वर्ड इसके लिए यूज़ किया. इफ़ यू रिमेंबर DFD के फर्स्ट लेवल के ऊपर, यानी 0th लेवल के ऊपर, we wrote the whole code, the whole functionality of the system.
और फिर लेवल 1 के ऊपर हमने 3-4 अलग अलग प्रोसेसेस में उसको डिवाइड कर दिया। हमने कहा कि ये पूरा कोड काम तो कर रहा है, पूरा सिस्टम ये काम करेगा, लेकिन इसके अलावा ये सिस्टम ये काम, इस काम में क्या क्या और काम कर रहा है, तो वो ये 3 काम कर रहा है। तो ये जो 3 अलग अलग काम थे, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ योर सिस्टम, कि इसमें ये काम भी हो रहा है, ये काम भी हो रहा है और ये काम भी हो रहा है। इसी तरह एक प्रोसेस के अंदर और भी और सब प्रोसेसेस होंगे। ऑल ऑफ दोज सब प्रोसेसेस विच आर डूइंग वन डेडिकेटेड वर्क, पूरा काम वो नहीं कर रहे आपके सिस्टम का, बट वन डेडिकेटेड, दे आर डूइंग वन डेडिकेटेड वर्क, that part of your system is known as component. And obviously those are working on what? Those are working on some kind of objects, and objects are merged together and communicating with each other in order to do that work, in order to do that work in a flawless way. So we often have to adapt and extend the component and by adding some code over on. Obviously अगर हम किसी कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं तो हम एज इट इज़ उसको यूज़ नहीं कर रहे होंगे, उसमें कुछ ना कुछ अपनी चीज़ें भी ऐड करेंगे, या एट द लीस्ट हम उसमें वेरिएबल्स के नाम या उसमें सिस्टम के नाम या ऑब्जेक्ट्स के नाम तो कम से कम चेंज कर ही लेंगे। सो इसको अडाप्ट करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे अच्छी एग्जाम्पल ऑफ कंपोनेंट लेवल रीयूज इज़ वेर यू बिल्ड योर यूज़र इंटरफेस यूजिंग अ फ्रेमवर्क। यूज़र इंटरफेस आप ज़्यादातर रीयूज़ कर रहे होते हैं कंपोनेंट लेवल के ऊपर, बिकॉज जब आप एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ होंगी, आपको अगर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं इसका मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी नहीं बना हुआ, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी। एक्सक्यूज मी। ऑलराइट, सो we will have to reuse some of the what kind of example I was taking? Yes, UI, जो आपकी यूज़र इंटरफेस है, you mostly try to reuse that, because when you are making a software, उसके यूज़र इंटरफेस आप चेंज नहीं करना चाहोगे। यही बात हमने UI डिज़ाइनिंग के अंदर भी पढ़ी, और हमने ये कहा कि अगर आप UI डिज़ाइन कर रहे हो तो इट शुड बी कंसिस्टेंट। ये हमने बार बार कहा पिछले 1-2 लेक्चर्स के अंदर, इट शुड बी कंसिस्टेंट। एंड व्हाट डज इट मीन बाय कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि यूज़र जिस UI से मानूस है, उसको पता है कि UI किस तरह से होती है इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की, आप भी अपनी UI उसी तरह रखें। तो विदाउट राइटिंग द होल कोड, क्यों ना मैं उस चीज़ को यूज़ कर लूँ। जैसे कि अगर मैं कोई एडिटर बना रहा हूँ, लाइक अ वर्ड डॉक्यूमेंट, मैं कोई एडिटर टाइप चीज़ बना रहा हूँ, तो या किसी और तरह का सॉफ्टवेयर भी बना रहा हूँ, तो आई नो कि उसके अंदर ये जो बटन्स हैं, फाइल, एडिट, व्यू, टूल्स, हेल्प, ये सारे बटन मुझे किस ऑर्डर में, किस जगह और कहाँ पर लगाने हैं, ये मुझे ऑलरेडी पता है, मैं इसको चेंज नहीं करना चाहूँगा। तो क्यों ना मैं पूरी UI को रीयूज़ कर लूँ, सिर्फ उसमें अपने कंपोनेंट्स ऐड कर दूँ। तो उस पूरी UI को मैं रीयूज़ कर लेता हूँ और उस कंपोनेंट्स को ऐड कर देता हूँ। आप देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो सारा लेआउट है वही गूगल डॉक्स का भी लेआउट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उन्होंने सारी चीज़ें अपनी तरफ से एग्जैक्टली नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने उसी UI को रीयूज़ कर लिया, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि MS वर्ड की UI को रीयूज़ कर लिया है, बट द UI दैट वाज लीगली अवेलेबल टू दैम, उन्होंने उनको रीयूज़ किया बिकॉज द थिंग इज़ गोइंग टू बी सेम। या ये भी हो सकता है कि आप किसी कंपोनेंट को इस तरह से रीयूज़ करें कि आप उसमें कोई चेंज ना ही करें, आपको ज़रूरत ही ना पड़े चेंज करने की, और आप सिंपल वही का वही रखें, सिर्फ कलर कोडिंग चेंज कर लें। आप देखें आपकी जितनी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, वो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस किस तरह से काम करती हैं, उन सब का काम बेसिकली यही होता है कि यू पुट समथिंग ऑन द सोशल मीडिया, और आपके कोई ना कोई या तो फ्रेंड्स होते हैं, आप उनको फ्रेंड्स कह लें या फॉलोवर्स कह लें, व्हाट नॉट, आप उनको नाम चेंज है लेकिन तकरीबन वर्किंग सारी सेम हो रही है। तो यहाँ पर भी कोड रीयूज़ आप कर सकते हैं, अगर आपको लीगली अवेलेबल है तो उस कंपोनेंट को आप रीयूज़ कर लें। आप कहें कि भाई फेसबुक और इंस्टाग्राम में फ़र्क तो बहुत है, लेकिन लॉगिन के लिए वो तकरीबन सेम चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। तो लॉगिन के लिए फेसबुक जो आर्किटेक्चर यूज़ कर रहा है, वही कंपोनेंट जो है सारा का सारा अपना इंस्टाग्राम भी यूज़ कर ले, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ कंपोनेंट लेवल रीयूज़ वर्क्स। मूविंग ऑन टू the last level of our reuse, that is system level, and in that system level we reuse the entire application system, पूरी की पूरी application हम copy कर लेते हैं। Now again I am repeating it again and again that when we say copy कर लेते हैं, when we say reuse कर लेते हैं, we don't mean कि as it is reuse कर लेते हैं, हम उसमें obviously कुछ ना कुछ change करेंगे। So you reuse entire application. This may be done by adding and modifying code,
या तो आप ऐड कर दो उसमें कोड को या उस कोड को मॉडिफाई कर दो इफ़ यू आर री यूजिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन, और बाय यूजिंग द सिस्टम्स ओन कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस। हो सकता है आप इंटरफेस उसमें चेंज कर दो, बाकी सिस्टम सेम तकरीबन सेम है। मोस्ट कमर्शियल सिस्टम्स आर नाउ बिल्ट इन दिस वे वेयर जेनेरिक एप्लीकेशन सिस्टम्स आर अडेप्टेड एंड रीयूज्ड। आजकल जितने भी सिस्टम्स बन रहे हैं, ज़्यादातर कमर्शियल सिस्टम्स जितने भी बन रहे हैं, वो सारे के सारे रीयूज़ हो रहे हैं बार बार। कमर्शियल सिस्टम का मतलब ये है, जिस तरह से अभी मैंने CMS की एग्जांपल ली ना, नाउ दैट CMS इज़ काइंड ऑफ लाइक अ कमर्शियल सिस्टम, बिकॉज इट इज़ डिज़ाइंड फॉर वन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, और वो ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स को या अपने स्टूडेंट्स को या अपने अपने एम्प्लॉयज़ को अकोमोडेट करने के लिए उस सॉफ्टवेयर को ख़रीदती है। ठीक है, जैसा कि लेट सपोज आई ओपन अ शॉप, मैं कोई एक सुपर स्टोर ओपन करता हूँ और मुझे उसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, मैं किसी कंपनी से रब्ता करता हूँ, उस कंपनी ने ऑलरेडी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इस तरह का बनाया हुआ होगा या किसी कंपनी ने बनाया हुआ होगा, वो उससे ख़रीद के उसमें कुछ चीज़ें चेंज करके मुझे दे देंगे। अपना पूरा ह्यूमन रिसोर्स मेरे एक सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं लगाएंगे, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि ऑलरेडी इम्तियाज़ सुपरमार्केट भी इस्तेमाल कर रही है, चेज़ भी इस्तेमाल कर रहा है, सारी सुपरमार्केट से इस्तेमाल कर रही हैं। तो अगर मैंने एक नया सॉफ्टवेयर दे दिया है, एक नया स्टोर खोला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा सॉफ्टवेयर बिल्कुल चेंज होगा। मेरे एम्प्लॉयज़ भी वही सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे विद जस्ट अ डिफरेंट लेआउट। इसकी एक एग्जांपल आप ये ले लें कि आपके पास जो LMS इस्तेमाल हो रहा है, SMIU के अंदर जो LMS इस्तेमाल हो रहा है, इट इज़ द सेम काइंड ऑफ LMS दैट ऑलमोस्ट एवरी अदर यूनिवर्सिटी इज़ यूजिंग, द मूडल LMS। ये मूडल की एप्लीकेशन है, और SMIU ने भी मूडल को यही कहा कि आई वांट यू टू मेक एन LMS फॉर मी, और मूडल ने कहा ओके हम आपके लिए LMS बना देते हैं। उनके पास LMS ऑलरेडी बना हुआ था, उन्होंने उस पूरे को रीयूज़ कर लिया, सिर्फ लेआउट चेंज कर लिया, कलर कोडिंग चेंज कर ली, ऊपर SMIU लिख दिया, SMIU का LMS बन गया। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ रीयूज़ एट द सिस्टम लेवल वर्क्स, राइट। सो लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर इमेज, व्हाट इज़ इट सेइंग। जब तक आप इसको देखें, मैं एक आपके लिए एक और चीज़ जो है वो थोड़ा सा डिज़ाइन कर लूँ वर्ड के ऊपर। इन चार चीज़ों के बारे में आप ज़रा देखें, मैं आपसे इसके बारे में एक क्वेश्चन भी करता हूँ। जब तक लेट मी डिज़ाइन वन थिंग इन अ मिनट इन द वर्ड। सो ऑल राइट, सो लाइक आई सेड कि you can reuse the system, you can reuse the code or the software on one of these four levels. Abstraction level पे अगर आप यूज़ करते हैं तो you are actually copying the design architecture, the architectural design. अगर आप रीयूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर, तो यू आर जस्ट यूजिंग द स्पेसिफिक लाइब्रेरी, द स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइब्रेरी। if you are reusing at component level, so you are using the whole UI, the whole framework, the whole one part of the system. And if you are reusing the system, then you are reusing the application as a whole, which is known as COTS. There is another name for that system level reuse, which we have already discussed in our I think last lecture या उससे last lecture के अंदर, and it is known as COTS. COTS stands for commercial off the shelf. कमर्शियल ऑफ द शेल्फ, ऐसी एप्लीकेशंस जो कि फ्रीली या ऑन सम अमाउंट अवेलेबल हैं फॉर रीयूज़। ये बनाई ही इसलिए जाती हैं ताकि लोग इनको रीयूज़ करें अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ऐसी एप्लीकेशंस को कहा जाता है दे आर कमर्शियल ऑफ द शेल्फ एप्लीकेशंस। and if you are using that kind of reusable technology available somewhere on the internet or somewhere in the world, then you are reusing commercial off the shelf systems. So if you are reusing the whole system, you are actually reusing the whole system, which is known as COTS, or commercial off the shelf system. In order to summarize all this reusable technology debate, let's look at this particular image. So this is your whole system, let's suppose, and it is based on a call and return architecture. If you remember, layered architecture नहीं है ये object oriented भी नहीं है, this is call and return architecture, which means कि this is the whole system, and this whole system, अगर मैं इस पूरे system को कहता हूँ कि इसने कोई काम करना है, तो it doesn't do it itself, ये अपना काम डिवाइड कर देता है इसमें और इसमें, और आधा काम यहाँ हो रहा है, आधा यहाँ हो रहा है, आधा यहाँ हो रहा है, कुछ यहाँ हो रहा है, कुछ यहाँ हो रहा है, कुछ यहाँ हो रहा है, और इन तीनों ने काम करके इसको देना है, रिटर्न करना है, और फिर ये मुझे आउटपुट देगा कि आपने जो काम दिया था उसका क्या हुआ। सो अगर मैं रीयूजेबिलिटी की बात करता हूँ, तो अगर आप कहते हो कि आप सिर्फ आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हो, तो यू जस्ट कॉपीड दिस थिंग। आपने इसको देखा कि ये कैसे बनी हुई है, आपने अपनी तरफ से अपना पूरा सिस्टम इसी आर्किटेक्चर की बेस के ऊपर बना लिया।
कुछ हमने रीयूज़ नहीं किया, सिर्फ आपने डिज़ाइन देखा, आर्किटेक्चर देखा और आपने उसको कॉपी करके अपना सिस्टम बना लिया। दिस इज़ द रीयूज़ एट एब्स्ट्रैक्शन लेवल। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि यार बाकी सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट बने हुए हैं ना, ये 3 ऑब्जेक्ट्स, या फॉर एग्जांपल ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट, कोई भी 3 ऑब्जेक्ट्स, ये जो ऑरेंज में आपको नज़र आ रहे हैं, कॉल देम ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, मुझे इनको रीयूज़ करना है, तो मैं इसको उठा के इसका कोड कॉपी कर लेता हूँ। यार ये तकरीबन सेम है मेरे, और मुझे भी यही ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट, जितनी भी फंक्शनैलिटीज़, फंक्शंस बने हुए हैं, वो सारे के सारे मैं कॉपी कर रहा हूँ, जैसे उसका नाम चेंज कर दूंगा। तो ये जो चीज़ मैंने कॉपी की, नाउ आई कॉपीड एट द ऑब्जेक्ट लेवल। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि यार ये पूरी चीज़ जिस तरह से काम कर रही है ना, इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिस तरह ये पूरी चीज़ काम कर रही है, मुझे यही पूरी चीज़, यही पूरा काम अपने सिस्टम में भी चाहिए। मैं इस पूरी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, इस पूरे स्क्वायर को। तो अब मैंने कॉपी किस पे किया? अब मैंने कॉपी किया एट द सिस्टम लेवल। और अगर मैं इस पूरी चीज़ को, जो कि अब आप कर्सर फॉलो करें, इस पूरे सिस्टम को अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो इसका मतलब है कि नाउ आई एम कॉपिंग एट द सिस्टम लेवल। ठीक है, इन अ नटशेल। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ी बहुत इस पर डिबेट कर लेते हैं। अगर आप भी कुछ इनपुट करना चाहें तो बेशक कर दें, और फिर हम नेक्स्ट चीज़ के ऊपर जाएंगे, विच वॉज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। सो व्हाट आर द एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रीयूजिंग। ये रीयूज़ करते हैं तो इसकी इम्पेडिमेंट्स भी कुछ होती हैं। द कॉस्ट्स एंड द टाइम स्पेंट इन लुकिंग फॉर द सॉफ्टवेयर टू रीयूज and assessing whether or not it meets your needs or not. You may have to test the software to make sure that it will work in your environment, especially if this is different from its development environment. आप जो सिस्टम ले रहे हो, पहली बात तो ये कि आपको असेस करना पड़ेगा कि क्या वो सिस्टम आपके लिए सही है भी या नहीं है। अगर वो सिस्टम आपके लिए सही है तो क्या वो आपके सिस्टम के साथ मिलकर काम सही से कर सकेगा या नहीं। ये तो नहीं है कि उसकी वर्किंग काफ़ी अच्छी है लेकिन वो बना हुआ एंड्रॉयड पर है, आपको विंडोज़ के लिए चाहिए, तो वो डेवलप किस पे हुआ है, ये चीज़ें असेस करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बल्कि ज़्यादा टाइम लगेगा। इट कैन गेट वेरी हार्ड टू जस्ट यू नो लाइक फाइंड समथिंग दैट इज़ देयर फॉर यू। वेयर एप्लीकेबल, द कॉस्ट्स ऑफ बाइंग द रीयूजेबल सॉफ्टवेयर इज़ वेरी हाई। कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है आपको रीयूजेबल सॉफ्टवेयर बाय करने की, और इस कॉस्ट का मतलब सिर्फ मनी नहीं है, इस कॉस्ट का मतलब ये भी है कि आप जितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसको ढूंढने के लिए और उसको कंपैटिबल बनाने के लिए। फॉर लार्ज ऑफ द शेल्फ सिस्टम्स, अगर आप पूरे सिस्टम लेवल के ऊपर इसको रीयूज़ कर रहे हैं, दीज कॉस्ट कैन बी वेरी हाई। अगर आप कोई बहुत बड़ा सिस्टम पूरा का पूरा ले रहे हैं तो ऑब्वियसली दिस कॉस्ट कैन बी वेरी हाई, क्योंकि रीयूज़ अगर आप करेंगे पूरे सिस्टम को तो इसका मतलब है आपको पूरे सिस्टम के अंदर चीज़ों को चेंज करना है। एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रीयूजिंग अगर हम देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ उन्हीं चीज़ को अगर कंटिन्यू करते हैं, द कॉस्ट ऑफ अडाप्टिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग द रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स फॉर योर सिस्टम टू रिफ्लेक्ट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर सिस्टम दैट यू आर डेवलपिंग। आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स में भी थोड़ी सी चेंज हो, तो वो अगर थोड़ी सी भी चेंज है और आपको सिस्टम में उसके लिए काफ़ी चेंज करना पड़ रहा है, तो दिस इज़ गेटिंग वेरी एक्सपेंसिव। द कॉस्ट्स ऑफ इंटीग्रेटिंग रीयूजेबल सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स विद ईच अदर इफ़ यू आर यूजिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ये भी एक बड़ा इशू है कि आपने रीयूज़ तो कर रहे हैं अपना सॉफ्टवेयर, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप इसी इमेज को अगर देखें तो अगर ऐसा हो कि आप इस कंपोनेंट को एक जगह से कॉपी कर रहे हो, इस कंपोनेंट को एक दूसरे सोर्स से कॉपी कर रहे हो, आपके पास रीयूजेबल कोड है, ये एक अलग जगह से आ रहा है, ये एक अलग जगह से आ रहा है, ये एक अलग जगह से आ रहा है, तीनों को रीयूज़ किया आपने, लेकिन तीनों को अलग अलग जगह से किया। अब या तो इन दोनों को इसके मुताबिक करें, या इन दोनों को इसके मुताबिक करें, या तीनों को ही अपने सिस्टम के मुताबिक करें। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि कितनी ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगी। आप सिर्फ एक कंपोनेंट को चेंज नहीं कर रहे, बल्कि आपको तीनों को मॉडिफाई करना पड़ रहा है, लेकिन तीनों की मॉडिफिकेशन अलग तरीक़ों से हो रही है क्योंकि तीनों अलग सोर्सेज से आ रहे हैं। तो इंटीग्रेटिंग रीयूजेबल सॉफ्टवेयर फ्रॉम डिफरेंट प्रोवाइडर्स कैन बी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव बिकॉज द प्रोवाइडर्स obviously may not make conflicting assumptions and how their respective software will be reused. Now moving on to configuration management. इस पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस में वी नो कि ये सारे काम एक शख्स नहीं कर रहा, पूरी टीम्स कर रही हैं ये काम। डेवलपर्स की एक टीम है, सिर्फ दो डेवलपर्स नहीं है या एक डेवलपर नहीं है जो काम कर रहा है, 4-5 डेवलपर्स मिलके काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वो काम भी कर रहे हैं, तीन चार मिलके अगर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि डिफरेंट वर्जन्स भी आपके सॉफ्टवेयर के बनेंगे कि आज जितना काम कर रही है, आज आपका सिस्टम स्टेबल हो गया, आप कल आते हैं और उसमें
बाकी चीज़ों पर काम करना स्टार्ट करते हैं, पता लगता है पहली चीज़ जो आपकी थी वो ख़राब हो गई। आपको वर्जन्स भी मैनेज करने पड़ेंगे, विच मीन्स कि आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपने जब काम छोड़ा था तो क्या वो स्टेबल था या नहीं। स्टेबल का मतलब है क्या वो वर्किंग कंडीशन में था। अगर वो वर्किंग कंडीशन में था तो वो उसमें क्या क्या इश्यूज़ थे और क्या क्या चीज़ें आपने ऐड करनी थी। ये सारी चीज़ें आपके पास मैनेज्ड होनी चाहिए। अगर मैनेज्ड नहीं है और आप सिर्फ हवा में तीर चला रहे हैं तो फिर आपका सिस्टम एक बहुत अरसे बाद जब बनेगा और फिर उसमें अगर कोई मसला आता है तो आपको पता नहीं होगा कि ये मसला क्यों आ रहा है। और अगर ये ना पता चले कि ये मसला क्यों आ रहा है तो आप उसको सही भी नहीं कर सकेंगे। और अगर आप इसको मैनेज कर लेते सही से तो मे बी आपको देखते ही मसला अंदाज़ा हो जाता कि ये किस वर्जन में मसला है। ठीक है। सो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस मैनी डिफरेंट वर्जन ऑफ ईच सॉफ्टवेयर कंपोनेंट आर क्रिएटेड. If you don't keep track of these versions in a configuration management system, then you are liable to include the wrong versions of these components in your system. आप रॉन्ग वर्जन उसके डाल सकते हैं। मैंने एक शख्स को ये कह दिया कि आपने ये एक फंक्शन बनाना है, आपने फंक्शन अल्फ़ा पे काम करना है। उसने 3-4 दिन लगा के फंक्शन अल्फ़ा पूरा का पूरा बना लिया। मैंने उसको यूज़ भी कर लिया, लेकिन पता ये लगता है कि जब मैंने उसको यूज़ किया तब तक भी वो काम कर रहा था अल्फ़ा के ऊपर और उसके अंदर कोई चीज़ रह गई थी। मैंने उसको अल्फ़ा को अपने अपने सिस्टम में यूज़ कर लिया डे 5 में, जबकि वो कंप्लीट हुआ है डे 6 में। तो मैंने उसका पुराना वर्जन अपने सिस्टम में इंक्लूड कर दिया। तो इट शुड बी मैनेज्ड वेरी इन अ वेरी बेटर वे इफ़ आई वांट द सिस्टम टू बी वर्किंग इन अ वेरी प्रॉपर वे। इसके लिए टेक्नोलॉजीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं। देर आर वेबसाइट्स, टेक्नोलॉजीज़, एप्लीकेशंस दैट आर वर्किंग ऑन दैट। सबसे ज़्यादा जानी मानी जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ नॉन एज गिट हब, शॉर्ट में इसको सिर्फ गिट कहा जाता है। गिट के अंदर देर आर मैनी फीचर्स। जो इसका सबसे प्रोमिनेंट फीचर है वो यही वर्जन मैनेजमेंट का है कि आपके सिस्टम का एक वर्जन अगर हो गया है तो आप उसको ऐड कर दें सिस्टम के अंदर। ये किस तरह से काम करता है ज़रा इसको समझ लें। एक रफ़ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी आप इसको जाके एक्सप्लोर कीजिएगा। गिट के ऊपर एक्चुअली हम कोड रख रहे होते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने एक टीम हायर की है 10 प्रोग्रामर्स की, और वो 10 प्रोग्रामर्स एक सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से एक गिट का अकाउंट बना दूंगा और एक रिपॉजिटरी बना दूंगा। इसको ऐसे समझे, रिपॉजिटरी बना दूंगा। रिपॉजिटरी को ऐसे समझे, एक बॉक्स बना दूंगा, एक फ़ोल्डर बना दूंगा। और अब मेरे 10 के 10 प्रोग्रामर्स का काम ये है कि वो उस एक फ़ोल्डर के अंदर आकर अपना कोड लिखते जाएंगे। मेरे प्रोग्राम के 10 कंपोनेंट्स थे। मैंने एक कंपोनेंट अपने एक डेवलपर को दिया, दूसरा दूसरे को दिया, तीसरा तीसरे को दिया। इस तरह 10 कंपोनेंट 10 प्रोग्रामर्स को दे दिए, वो काम कर रहे हैं। अब मसला ये है कि 10 कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट भी तो करेंगे ना। तो प्रोग्रामर 1 जो है वो उसका कंपोनेंट जो काम कर रहा है, मे बी उसका कंपोनेंट का कम्युनिकेशन या आउटपुट या इनपुट कोई ना कोई कम्युनिकेटेड हो प्रोग्रामर 4 के कंपोनेंट से। इसी तरह आपस में सब मिंगल्ड हैं। तो अब इशू ये है कि अगर मैं अपने फ़ोल्डर सबको दे देता हूँ कि आप अपना सब कोड यहाँ पर रखते जाएं, तो व्हाट इज़ द गारंटी कि मेरे पास जो कोड रखा जाएगा वो सब स्टेबल होंगे। अब मसला ये है कि प्रोग्रामर 1 ने जो कोड लिखा वो गिट के ऊपर मेरा कोड रख देगा, प्रोग्रामर 2 भी रख देगा, प्रोग्रामर 3 भी रख देगा, प्रोग्रामर 4 भी रख देगा। इस तरह से वो अपने कंपोनेंट सारे के सारे रखते जाएंगे। अब इशू ये है कि ऐसा ना हो कि प्रोग्रामर 1 ने जो कोड रखा है नेक्स्ट डे आके उसने उस पर और काम भी करना हो। वो कहे कि कंप्लीट नहीं था, मैंने रख दिया है सेव करने के लिए, लेकिन वो कंप्लीट नहीं था, उसमें कोई इशू है। नेक्स्ट डे आके वो अपने प्रोग्रामर 1 जो है अपने इश्यूज़ को सॉल्व कर रहा है, लेकिन पता ये लगता है कि उसने जो सिस्टम पे रख दिया था उसको यूज़ करते हुए प्रोग्रामर 3 ने अपने कंपोनेंट को चेंज कर दिया। ठीक है। सो इसकी वजह से गिट के ऊपर काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि इन सारी कोऑर्डिनेशन को एक अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं। एक सबसे बड़ा फीचर उसका कमिट का है कि आप प्रोग्रामर अपने कोड को सेव तो कर सकते हैं गिट के ऊपर एक रिपॉजिटरी के अंदर, लेकिन जब तक वो कमिट नहीं कर देते, कमिट का मतलब है कि ऐसा समझे कि एक फाइनल वर्जन एक नहीं दे देते अपने सिस्टम को, तब तक उससे अगला काम यानी उसके थ्रू दूसरा काम नहीं किया जा सकता। तो अगर एक प्रोग्रामर कमिट कर देगा अपने कोड को कि ओके अब मैं इस पर सारा काम कर चुका हूँ, उसके बाद जो है वो अब दूसरे कंपोनेंट के साथ जो है आप उसको कम्युनिकेट करवाएंगे। कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 3 का आपस में रिलेशनशिप है, उन दोनों का कंपोनेंट 2 के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो दैट्स ओके। अगर कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 3 कमिट हो चुके हैं तो मैं दोनों को कम्युनिकेट करवा सकता हूँ, दैट्स ओके, राइट। तो ये कोऑर्डिनेशन है, ये कोऑर्डिनेशन होना लाजमी है। 10 मिनट बाद रीज्वाइन करेंगे हम मीटिंग को। हसन सलीम कह रहे हैं कि इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस रीयूजिंग। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस अगर टाइम और मनी कंज्यूमिंग है तो। टाइम और मनी कंज्यूमिंग तो आप अगर रीयूज़ ना करें तब भी है, तब भी आपका टाइम लगेगा सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में और
पैसे भी लगेंगे। देखें, मसला यहाँ पर तब आता है जब आप रीयूज़ ऐसे चीज़ों को कर रहे हो जो कि जिसमें ज़्यादा टाइम आपका रीयूज़ करने में लग रहा हो। ये काम प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है कि वो आपको ये बताए कि आपने रीयूज़ करना है या नहीं करना, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर प्रोजेक्ट। जिस तरह से भी मैंने कहा ना, आप एक अगर सिंपल वेबसाइट बना रहे हैं, मैं अगर कहता हूँ मैं एक सोशल मीडिया वेबसाइट बना रहा हूँ, अब सोशल मीडिया वेबसाइट यूज़र्स के लिए ही बना रहा हूँ ना मैं, तो जब मैं यूज़र्स के लिए बना रहा हूँ इसका मतलब है कि मुझे यूज़र्स के मुताबिक ही उसकी यूआई भी रखनी है, उसका सिस्टम भी यूज़र्स के मुताबिक ही रखना है, मुझे कुछ चेंज नहीं करना। तो मैं रीयूज़ की तरफ चला जाऊँगा, क्योंकि उसको डेवलप करने में काफ़ी टाइम लगेगा मुझे। तो जितना टाइम फेसबुक ने लगाया है, जितना टाइम स्नैपचैट ने लगाया है, क्या मैं भी उतना ही टाइम लगाऊँ? नहीं, कोड रखा हुआ है, मैं उसको रीयूज़ कर लेता हूँ और अपनी तरफ से उसमें चेंजेस कर लेता हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके रीयूजेबल कंपोनेंट्स को चेंज करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो फिर मैं उसको रीयूज़ नहीं करूँगा, फिर मैं अपनी तरफ से उसका कोड कर लूँगा कि भाई उसको रीयूज़ करना ज़्यादा कॉस्टली है। इट्स द जॉब ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर to decide कि reusability is good for your project or not. It can be good, it cannot be good. So let's move on to configuration management. Like I said, configuration management का मतलब ये है कि you are trying to manage the coordination and communication between your components, between your programmers, between your developers, between your versions of the system. So if two or more people are working on a component, their changes have to be coordinated. अगर कोऑर्डिनेटेड चेंजेस नहीं है तो फिर एक काम एक से ज़्यादा दफ़ा भी हो सकता है और एक से ज़्यादा तरीक़ों से भी हो सकता है, जो कि ऑब्वियसली टाइम वेस्टिंग है। मैं 10 बंदों को कह देता हूँ कि आपने ये काम करना है, से मुझे एक काम करवाना है, मैं ये चाहता हूँ कि एक मोबाइल फ़ोन मेरे पास रखा हुआ है, ये मोबाइल फ़ोन मुझे यहाँ से जो है से सदर पहुँचाना है, एक एरिया में पहुँचाना है अपने दोस्त के पास, मैं उसके पास ही मोबाइल पहुँचाना चाहता हूँ। मैं एक बंदे को कॉल करता हूँ कि यार ये मोबाइल आप वहाँ ले जाओ, वो कहता है ठीक है मैं आता हूँ, लेकिन मुझे 1 घंटा लगेगा। मैं कहता हूँ अच्छा यार इसको छोड़ देता हूँ, दूसरे से पूछता हूँ, दूसरे से मैं पूछता हूँ और वो कहता है कि मुझे 10 मिनट लगेंगे। मैं उसको कहता हूँ यार ये भी टाइम लगा रहा है, मैं किसी ऐसे से पूछता हूँ जो कि अभी 1 मिनट में ले जाए। मैं एक तीसरे बंदे से पूछता हूँ कि हाँ भाई जो है क्या कहते हैं ये लेकर जाना है, तो वो कहता है मैं ठीक है मैं बाहर ही खड़ा हूँ, आप 2 मिनट के अंदर मुझे दे दें। मैं उसको मोबाइल दे देता हूँ, वो दे आता है। अब होता ये है कि वो दूसरा बंदा जिसको मैंने कहा था वो 10 मिनट बाद वो भी आ रहा है, 1 घंटे बाद दूसरा तीसरा भी आ रहा है। अब इसमें क्या था, कोऑर्डिनेशन नहीं थी। एक काम मैंने इतने लोगों को कह दिया, लेकिन उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं थी कि यार ये काम हो गया या नहीं। एक ही काम, एक प्रॉब्लम मुझे नज़र आती है सिस्टम के अंदर और मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझता हूँ और कहता हूँ कि इस सिस्टम में प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर लेता हूँ। मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि यही प्रॉब्लम दूसरे को भी पता लगी हो, उसने भी सॉल्व की हो, तीसरे को पता लगी हो, उसने भी सॉल्व किया। और ये 10 बंदों ने यही प्रॉब्लम सॉल्व की, 10 बंदों ने अपना 1-1 घंटा इस पर लगाया। प्रोग्राम आपके सिस्टम का, आपकी डेवलपमेंट टीम के 10 घंटे ज़ाया हो गए इन ऑल, और प्रॉब्लम 10 तरीक़ों से सॉल्व हो गई, जबकि वो एक ही तरीके से सॉल्व होनी थी। सो इट्स अबाउट कोऑर्डिनेशन कि आप ट्रैक करें हर एक चीज़ को कि वो कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, और एक से ज़्यादा दफ़ा ना हो। वन प्रोग्रामर में मेक चेंजेस एंड ओवर राइट दी अदर वर्क। ये भी हो सकता है कि आप चूंकि एक ही कोड कर रहे हो, तो ऐसा ना हो कि आपने अपना कोड सही करने के लिए दूसरे का कोड ख़राब कर दिया, जस्ट बिकॉज कि आपका कंपोनेंट दूसरे के साथ सही काम नहीं कर रहा था, आपने दूसरे के कंपोनेंट के अंदर चेंजेस करना स्टार्ट कर दी, जबकि उसने कमिट ही नहीं किया था, उसने अपने सिस्टम को फाइनल वर्जन दिया ही नहीं था आपको, और आपने उसके वर्जन के अंदर चेंजेस करना स्टार्ट कर दी, जबकि वो आपकी जो है वो इख्तियार में नहीं था। You also have to ensure that everyone can access the most up-to-date versions of the system components. When something goes wrong with a new version of the system, you should have to be able to go back to a working version of the system or component. हमेशा जब आपको लगे कि आपका सिस्टम एक ऐसी सिचुएशन में है कि अब इसमें मैं कोई चीज़ ऐड करने जा रहा हूँ, अगर वो ऐड ना करूँ तो सिस्टम सही चल रहा है, तो उस वर्जन को सेव करें अपने पास, जिसको कहा जाता है रोल बैक पॉइंट, एक अपने पास बना लें कि आप उस पॉइंट पे रोल बैक हो सकें। ये ना हो कि आप चेंजेस करने बैठ जाएं और पता लगे कि अच्छा यार वो असल में जो काम था वो क्या था। आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आप कोई मैनेजमेंट सिस्टम टाइप बना रहे हैं, और उसमें आपने कोई सिस्टम, आपने काफ़ी हद तक उसको सिस्टम को बना लिया है, और अब जो है आप उसमें फंक्शनैलिटी नहीं ऐड करना चाह रहे हैं, आप उसमें यूआई ऐड करना चाह रहे हैं। आप उसमें जब यूआई ऐड करने बैठते हैं, आप कुछ वेरिएबल्स के नाम चेंज करने पड़ते हैं आपको, आपने उसको और इस तरह से कुछ और चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ती हैं, और फिर आप ये देखते हैं कि आपने वो चीज़ें जब चेंज की तो एक्चुअल आपका जो सिस्टम काम कर रहा था उसके अंदर भी कुछ इश्यूज आना शुरू हो गए। अब उस यूआई के बगैर वाले सिस्टम की कहीं ना कहीं पोजीशन होनी चाहिए ताकि आप दोबारा वहीं से काम स्टार्ट कर सकें। अगर ऐसा नहीं तो फिर आप मसला ढूंढने में आपके इतना टाइम लग जाएगा। तो स्टेबल वर्जन्स को हमेशा अपने पास सेव करके रखें।
देयर आर 4 फंडामेंटल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। वर्जन मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, करनी चाहिए, सिस्टम इंटीग्रेशन, प्रॉब्लम ट्रैकिंग, रिलीज मैनेजमेंट। वर्जन मैनेजमेंट, जिस तरह से अभी हम सारी बात वर्जन मैनेजमेंट के ऊपर ही करते हुए हैं, टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल डिफरेंट वर्जन ऑफ योर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। वर्जन मैनेजमेंट सिस्टम्स इंक्लूड फैसिलिटीज टू कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट बाय सेवरल प्रोग्रामर्स, क्योंकि डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर डिफरेंट प्रोग्रामर्स काम कर रहे हैं, तो उन सब के वर्जन्स मैनेज होने चाहिए कि एक कंपोनेंट का कौन सा वर्जन बना हुआ है, दूसरे का कौन सा वर्जन बना हुआ है, और किस वर्जन के साथ कौन से वर्जन को कम्युनिकेट करवाना है। दे स्टॉप वन डेवलपर फ्रॉम ओवर राइटिंग कोड दैट हैज़ बिन सबमिटेड टू द सिस्टम by someone else. Then there is system integration, a very vital part of your system software development process, to help developers define what versions of components are used to create each version of the system. कौन कौन से, अब जब फाइनल वर्जन्स बन जाए ना सबके, तो अब हमें ये बताना है कि कौन से वर्जन को यूज़ करना है। इसकी एक एग्जांपल ऐसे समझें कि डेवलपर 1 ने अपने कंपोनेंट के 10 वर्जन्स बनाए। उसने कहा कि नंबर 1 वर्जन है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, इस तरह उसके बहुत सारे वर्जन्स बनना शुरू हो गए थे, जो कि उसने वर्जन 10 तक बनाए। अब इशू ये है कि उसने जो 10th वर्जन भी बनाया, क्या वो 10th वर्जन स्टेबल था या नहीं था। इसी तरह लेट्स सपोज सबके कंपोनेंट्स के 10-10 वर्जन्स बने हुए हैं, लेकिन प्रोग्रामर 1 ये कहता है कि मेरा जो वर्जन 8 था वो आपने यूज़ करना है, प्रोग्रामर 2 ये कहता है कि मेरा जो वर्जन 7 था वो आपने यूज़ करना है। इस तरह हर कंपोनेंट के डिफरेंट वर्जन आएंगे आपके पास। ये नहीं है कि सबसे लास्ट वर्जन जो है वही सबसे स्टेबल हो सकता है कि उसने नया वर्जन बनाया हो लेकिन उसको कुछ इश्यूज़ नज़र आ गए हैं उसमें, और अब चूंकि टाइम नहीं है तो इसलिए वो अब और इसके साथ खेलना नहीं चाह रहा, और वो कह रहा है कि जो लास्ट स्टेबल था आप उस वर्जन को यूज़ करें। एक कहता है वर्जन 1, एक कहता है वर्जन 7। तो मोस्ट अप टू डेट वर्जन जो है आपने उसको इंटीग्रेट करना है सिस्टम में, मोस्ट लेटेस्ट को अपडेट नहीं करना। So it would have to be up to the developer and the programmer of your component to tell you that which version should be integrated with all the system components in your system. This description is then used to build a system automatically by compiling and linking the required components. So the next thing is problem tracking. जिस तरह से मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल ली, to allow users to report bugs and other problems and to allow all developers to see who is working on these problems and when they are fixed. जब भी कोई प्रॉब्लम आए, चाहे वो यूज़र की तरफ से रिपोर्ट हुई हो, चाहे वो किसी डेवलपिंग टीम की तरफ से रिपोर्ट हुई हो, उसके ऊपर काम करना आप स्टार्ट कर दें। लेकिन जो शख्स उस पर काम कर रहा है वो सबको बता दे कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ। ये कभी नहीं हो कि आप एक बग के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें और आप दूसरे को बताएं ना। अगर आप दूसरे को नहीं बताएंगे तो जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल ली थी, हो सकता है सबको वही प्रॉब्लम नजर आए और सब अपना 1-1 घंटा लगाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, जबकि इट्स नॉट नेसेसरी, एक ही बंदा सॉल्व कर दे बेशक। ठीक है, सो प्रॉब्लम ट्रैकिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल। देन रिलीज मैनेजमेंट, एज अ यूजर वी ऑलरेडी नो व्हाट रिलीज मैनेजमेंट इज। इट इज द वर्जनिंग ऑफ योर रिलीज्ड स्टेबल सिस्टम्स। न्यू वर्जन्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स आर रिलीज्ड फॉर द कस्टमर्स. Release management is concerned with planning the functionality of new releases and organizing the software for distribution. वर्जनिंग तो आपके सिस्टम की हो रही है, कंपोनेंट्स की हो रही है, लेकिन ऐसा सिस्टम का वर्जन जो कि आप चाह रहे हो कि अब ये सिस्टम का वर्जन मुझे देना है यूज़र को, दैट इज़ कॉल्ड रिलीज मैनेजमेंट। कौन कौन सी सिस्टम्स, कौन कौन से वर्जन आप रिलीज़ कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे समझें कि कंपोनेंट्स बहुत सारे बन गए और उनको जब इंटीग्रेट किया तो एक वर्जन आपके सिस्टम का बन गया। फॉर एग्जांपल वर्जन नंबर 2.5 बना दिया आपने अपने सिस्टम का, लेकिन वो 2.5 आप रिलीज़ नहीं कर रहे। आपने सारे कंपोनेंट्स बना लिए, इंटीग्रेट भी कर दिया, आप रिलीज़ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इंटीग्रेशन में कोई मसला आ गया था, इंटीग्रेट होकर वो सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा, कोई 1-2 इशूज़ आए हुए। अब आप दोबारा उस प्रॉब्लम को ट्रैक करते हो कि वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, आप उस प्रॉब्लम तक पहुँचते हो, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, और फिर जब आप वर्जन को इंटीग्रेट करते हो दैट बिकम्स वर्जन 2.6। मे बी उसमें भी कोई इशू हो, आप दोबारा वर्जन 2.7 पर आओ, और मे बी आप 2.5, 6 और 7 को रिलीज़ नहीं करो बल्कि 2.8 को रिलीज़ करो। ठीक है, तो इट्स नॉट नेसेसरीली कि जितने वर्जन आप बना रहे हो सबको आप रिलीज़ भी करते जा रहे हो। सो दिस इज हाउ द होल आर्किटेक्चर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट वर्क्स। You build a system, you change your proposal, you change your management, you change your systems version, you change your component versions, you change your system releases. So this is where we are working. Component versions change हो सकते हैं, then system versions भी change हो सकते हैं, और system releases भी change हो सकती हैं। लाजमी नहीं है कि जो component version हो वो आपके system versions में भी हो,
हो सकता है कंपोनेंट वर्जन 1 आपके सिस्टम वर्जन में ना हो, क्योंकि जब कंपोनेंट वर्जन 1 था इट वाज नॉट स्टेबल, उसको चेंज करके कंपोनेंट नंबर 2 को यूज़ किया गया सिस्टम वर्जन के अंदर। सिमिलरली सिस्टम वर्जन 2.5 में नॉट बी यूजेबल फॉर द रिलीज। हो सकता है 2.5 एक सिस्टम वर्जन हो, 2.6 हो, लेकिन रिलीज 2.7 हो रहा है। ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी जो चेंजेस आपके सिस्टम में आ रही हैं और सिस्टम रिलीज में हो रही हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी मैनेजिंग द चेंज, और रिलीज को आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ वर्जन मैनेजमेंट हो रही है, यहाँ पर आपकी रिलीज मैनेजमेंट हो रही है। नाउ कमिंग ऑन टू अनदर द लास्ट टाइप ऑफ दिस अनऑर्थोडॉक्स इम्प्लीमेंटेशन मॉड्यूल्स, होस्ट टारगेट डेवलपमेंट। होस्ट टारगेट डेवलपमेंट में आपको थोड़ा सा पहले उर्दू में समझा देता हूँ कि है क्या, उसके बाद फिर हम इन इंग्लिश वाले जो है सेंटेंसेस को भी पढ़ेंगे। इट विल गेट ईजियर टू अंडरस्टैंड दैट। आई एम डेवलपिंग अ सिस्टम, मुझे एक यूज़र ने कहा है कि मुझे आप ये सिस्टम डेवलप करके दें। नाउ आई हैव अ वेरी गुड मशीन, क्योंकि मुझे डेवलपमेंट के लिए उसको यूज़ करना है। आई हैव से 32 GB ऑफ रैम, मेरे पास काफ़ी हद तक मेमोरी भी अच्छी है। आई हैव बिग स्क्रीन जिसके ऊपर मैं देख सकता हूँ अपना काम को। आई हैव बिग सिमुलेटर्स जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, मैं उसके ऊपर डिज़ाइन करता हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर बड़ा अच्छा चल रहा है, मैं वो यूज़र को देता हूँ और यूज़र कहता है कि ये सॉफ्टवेयर तो बहुत लैग कर रहा है। वो लैग क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जिस सिस्टम के ऊपर चला रहा है मैंने उस सिस्टम के ऊपर डिज़ाइन नहीं किया। वो अपने जिस सिस्टम के ऊपर चला रहा है उसके ऊपर रैम 4 GB ऑफ रैम है, उसके पास सिर्फ वो जिस सिस्टम पे चला रहा है उसके पास ना ही कोई ग्राफिक्स कार्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ना ही उसके पास एडिशनल कंपोनेंट्स है उस सिस्टम के जो कि मेरे पास थे। तो क्या एज अ प्रोग्रामर मैं उसको ये कहूँ कि जिस सिस्टम पे मैंने बनाया आप वैसे ही सिस्टम खरीदें तो चलेगा, वरना नहीं। इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर द बिजनेस। I would have to design and implement and code that product according to the target environment. So there are two words, host environment जिसके ऊपर मैं डेवलप कर रहा हूँ, and target environment जिसके ऊपर actually user उसको इस्तेमाल करेगा। So production software does not usually execute on the same computer as the software development environment. Rather, you develop it on one computer, which is the host computer of the developer, and execute it on a separate computer, which is the user's computer, called the target system. The host and target systems are sometimes the same, sometimes ये same होते हैं, but often they are completely different. ज़्यादातर जो है situations में ये different ही होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता, बहुत कम situations हैं जिसमें ऐसा होता हो कि जिस सिस्टम पर आप बना रहे हो सॉफ्टवेयर वो यूज़ भी सिर्फ उसी सिस्टम पर हो रहा हो। यूज़र का सिस्टम इज़ गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ अ डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड प्लेटफॉर्म एंड एन एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म। समटाइम्स the development platform and execution platform are the same, making it possible to develop the software and test it on the same machine. मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ जिसको मैं डेवलप कर रहा हूँ लैपटॉप के ऊपर, विंडोज़ के ऊपर, और उसको चेक भी मुझे विंडोज़ के ऊपर ही कर रहा हूँ क्योंकि वो विंडोज़ का सॉफ्टवेयर है, तो दैट इज़ गुड। बट पर्टिकुलरली फॉर एम्बेडेड सिस्टम्स एंड मोबाइल सिस्टम्स द डेवलपमेंट एंड द एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म्स आर डिफरेंट। यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू है। आप एंड्रॉयड के लिए अगर कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, इस पर्टिकुलर चीज़ को बड़ा अच्छी तरीके से समझिएगा क्योंकि इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। आप मोबाइल के लिए अगर कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप उसकी कोडिंग मोबाइल पे थोड़ी ना कर रहे होगे। मैं अगर स्मार्ट टीवी के लिए कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ, मैं उसकी कोडिंग स्मार्ट टीवी का रिमोट उठा के थोड़ी ना कर रहा हूँ। उसकी कोडिंग तो मैं कीबोर्ड और माउस यूज़ करके ही कर रहा हूँ, यानी कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर पर कर रहा हूँ, एक लैपटॉप के ऊपर कर रहा हूँ। कोडिंग तो हमेशा इसी के ऊपर होनी है। लेकिन आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो वो सॉफ्टवेयर स्मार्ट एसी के लिए भी है, स्मार्ट स्पीकर के लिए भी है, स्मार्ट टीवी के लिए भी है, स्मार्टफोन के लिए भी है। तो क्या मैं स्मार्ट स्पीकर के ऊपर कोडिंग करना स्टार्ट कर दूंगा? नहीं, कोडिंग तो अब भी मैं लैपटॉप के ऊपर ही करूंगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर ही करूंगा। मसला समझ में आ रहा है? मसला ये है कि जो एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, इनके लिए अगर आपने, मैं एक स्मार्ट कार के लिए अगर कोई प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं ऑब्वियसली दैट इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। मैं कोडिंग उसके ऊपर थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं कोडिंग तो इन्वायरमेंट के अपने इन्वायरमेंट के ऊपर कर रहा हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर। इसका मतलब है कि मुझे अपने पास, या तो मेरे पास अगर मैं स्मार्ट कार के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मेरे पास स्मार्ट कार खड़ी हुई हो 24 घंटे एक लैपटॉप के साथ, ताकि जब भी मैं कोडिंग में चेंज करूँ तो मैं कोड करूँ, सेव करूँ, और उसको रन करने के लिए फिर मैं स्मार्ट कार को कंसल्ट करूँ।
इसी तरह अगर मैं एक मोबाइल फ़ोन के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहा हूँ, डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो या तो ये हो कि मैं लैपटॉप के ऊपर डिज़ाइन करूँ सारी की सारी कोडिंग कर लूँ, हवा में तीर चला रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि मोबाइल पे कैसे चलेगी, क्योंकि मैं मोबाइल पे थोड़ी ना कोडिंग कर रहा हूँ। मैं हवा में तीर चलाते हुए कोड कर लेता हूँ और फिर उस कोड को कॉपी करता हूँ मोबाइल में और देखता हूँ मोबाइल में कैसे चल रहा है। मेरे पास 24 घंटे एक मोबाइल होना चाहिए इसके लिए डेडिकेटेड। इसी तरह स्मार्ट टेलीविज़न के लिए मैं कोई काम कर रहा हूँ, सारा काम करके मैं स्मार्ट टेलीविज़न के पास वो चीज़ भेजता हूँ और उस पर चला कर देखता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ इस्तेमाल होती है जिसको कहा जाता है सिमुलेटर। बजाय इसके कि मैं एक्चुअली वो स्मार्ट कार या स्मार्ट एसी या स्मार्टफोन अपने पास रखूँ, आई कैन यूज़ अ सिमुलेटर ऑन स्क्रीन इन माई लैपटॉप। इमुलेटर का वर्ड जिस तरह से सैयद मोहम्मद शाह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों का फ़र्क के ऊपर नहीं जा रहे हम, जस्ट कॉल इट अ सिमुलेटर। सो सिमुलेटर क्या करता है, आपके स्क्रीन के ऊपर ही आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट फराहम कर देगा जिससे आपको ये लगेगा यू आर यूजिंग दैट मशीन। स्मार्ट कार का यूआई मेरे सामने आ जाएगा और मैं ये देखूंगा कि अच्छा स्मार्ट कार में जब वो टैप करेगा, यूज़र टच करेगा इस स्क्रीन के ऊपर, तो जैसे ही मैं माउस से क्लिक कर रहा हूँ इसका मतलब यही है कि मैं टच कर रहा हूँ, या इवन इफ़ आई हैव द टच स्क्रीन तो मैं टच कर रहा हूँ, तो आई वुड जस्ट बी इन दैट इन्वायरमेंट विदाउट हैविंग टू बी इन दैट इन्वायरमेंट। मोबाइल की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मोबाइल चलता है, आपको सिमुलेटर में मोबाइल चलता हुआ नजर आएगा, ताकि आप अपनी चीज़ को बार बार मोबाइल के अंदर कॉपी करके इंस्टॉल करके चलाकर ना देखें, बल्कि उसी तरह जिस तरह आप F9 का बटन प्रेस करते हैं या F11 का बटन प्रेस करते हैं और कंपाइल होते ही आपके सामने कोड आ जाता है, ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, उसी तरह कंपाइल होते ही आपके सामने मोबाइल स्क्रीन आ जाए। दीज थिंग्स आर कॉल्ड सिमुलेटर्स। Simulators are often used when developing embedded systems. You simulate hardware devices such as sensors, टच करना है आपने उसको चेंज करना है, आपने लॉक का बटन दबाना है, events and the environment in which system will be deployed. Simulators speed up the development process for embedded systems as each developer can have his or her own execution platform with no need to download the software to the target hardware. कॉपी पेस्ट करके या डाउनलोड करके इंस्टॉल करके मुझे चलाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरे 10 डेवलपर्स हैं, 10 के 10 के पास अपना एक सिमुलेटर मौजूद है। सिमुलेटर्स आर एक्सपेंसिव स्पेशली फॉर दोज थिंग्स जो कि रेडिली अवेलेबल नहीं है। स्मार्टफोन्स के सिमुलेटर्स दे आर वेरी चीप, दे आर इवन फ्रीली अवेलेबल, but say for example a simulator for a smart car, it's going to be expensive, and so they are usually available only for most popular hardware architecture. जो non popular हैं उनके लिए इतना ज़्यादा simulators available नहीं है। So a software development platform should provide a range of tools to support software engineering process. ये कुछ questions हैं जो कि you would have to कुछ चीज़ें हैं जो कि you would have to be able to gather in order to understand and deal with all the problems that host target development may present to you. इन सब की डिटेल में नहीं जा रहे। आपके पास एक इंटीग्रेटेड कंपाइलर होना चाहिए, आपके पास लैंग्वेज डिबगिंग सिस्टम होना चाहिए, आपके पास एडिटिंग टूल होना चाहिए, आपके पास रीफैक्टरिंग के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए टूल होने चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए टूल होने चाहिए, इन सब कामों को सही से करने के लिए। सो फ्रॉम होस्ट यू विल हैव टू गो टू द टारगेट। Now the last thing of this lecture is open source development. You guys may already know about open source development. इसके लिए भी इन चीज़ों को समझने से पहले let's take an example in our own world. अपनी कोई एग्जाम्पल लेकर समझते हैं और फिर इन चीज़ों को पढ़ते हैं ताकि हमें थोड़ा बेहतर समझ में आ जाए। एक परफेक्ट एग्जाम्पल इसकी है मेरे पास आपके लिए, विकिपीडिया। विकिपीडिया इज़ एन ओपन सोर्स encyclopedia. Why is it called open source? Because anyone can come at any time and change anything on Wikipedia as they want. ठीक है, I'm not talking about the whole pages of Wikipedia, but most pages of Wikipedia are working on that model. That you can go on Wikipedia, log into your Google account or whatever, or your Wikipedia account, and change something. That thing will be changed on that Wikipedia page for the whole world. This is how open source development works. How is it work? The source code of a software system is published and volunteers are invited to participate in the development process. मैंने किसी कंपनी को नहीं दिया कि सॉफ्टवेयर बना कर दें, बल्कि मैंने उस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर दिया, उसकी रिक्वायरमेंट प्रोसेस बना दी और अब मैंने वो सॉफ्टवेयर एक गिट पे डाल दिया, एक ओपन सोर्स रिपोजिटरी पे डाल दिया कि ये सॉफ्टवेयर है,
आप बताएं इसमें क्या बग है, क्या चीज़ चेंज हो सकती है। ओपन कर दिया मैंने सब डेवलपर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, डेवलपर्स के लिए भी, रिक्वायरमेंट मॉडलर्स के लिए भी, सबके लिए। जिसको जो बग उसमें नज़र आता है वो उसको चेंज कर देता है। Open source softwares extended this idea by using the internet to recruit a much larger population of volunteer developers. In principle, अब ये दो चीज़ें, ये आखिरी दो चीज़ें ज़रा गौर से सुनिएगा। In principle, at least, any contributor to an open source project may report and fix bugs and propose new features and functionality. वो कुछ भी कर सकता है, वो bugs को find करेगा कि उसमें changes भी कर देगा, तो सबके लिए change हो जाएगा। वो कोई नई functionality भी add कर सकता है उसके अंदर, या वो सिर्फ रिपोर्ट कर सकता है कि ये बग है, बाकी आप चेंज कर लें। इन प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए, लेकिन इन प्रैक्टिस क्या होता है? इन प्रैक्टिस सक्सेसफुल ओपन सोर्स सिस्टम स्टिल रिलाई ऑन अ कोर ग्रुप ऑफ डेवलपर्स हु कंट्रोल चेंजेस टू द सॉफ्टवेयर। अगर सबके लिए ओपन सोर्स हम वाकई इन प्रिंसिपल, जिस तरह से ओपन सोर्स का वर्ड कहता है, अगर मैं वाकई ओपन सोर्स कर दूंगा तो फिर इसका मतलब है कि मेरे सिस्टम चेंज ही होता रहेगा हमेशा, कभी भी वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, हर कोई आकर उसको चेंज कर रहा होगा अपने हिसाब से। ठीक है, सो इन प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए, लेकिन इन प्रैक्टिस ऐसा नहीं होता है। आप कोई चीज़ें, कोई बग्स चेंज करके रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सबके लिए अवेलेबल नहीं होंगे जब तक कि वो वेरीफाई नहीं हो जाते एक सक्सेसफुल एक कोर ग्रुप ऑफ डेवलपर्स से। यानी कि अब भी उसके कोर डेवलपर्स, विकीपीडिया पर भी इस तरह होता है फॉर सम वेरी सेंसिटिव आर्टिकल्स, कि उसके लिए कोर एडिटर्स मौजूद होते हैं। आप जाकर उसमें चेंज कर सकते हैं, वो आपको नज़र आ रही होगी चेंज, लेकिन वो वर्ल्ड वाइड पब्लिश नहीं होगी जब तक कि वो कोर एडिटर्स जो है वो उसको वेरीफाई ना कर लें। इसकी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी तरह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, उसके ऊपर जो सर्वर्स बिल्ड होते हैं, दैट इज़ ओपन सोर्स। लेकिन अगेन वो भी इन प्रैक्टिस वाला ओपन सोर्स है, वो उनको भी कोई डेवलपर्स मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कोई बग फाइंड करता हूँ ना लिनक्स के अंदर, तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, और मैं कहता हूँ कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ये बग है, इसको मैंने सही कर दिया। ऑब्वियसली वो सबके लिए अवेलेबल नहीं होगा, मैं अपने लिए चेंज कर सकता हूँ उसको। लेकिन ऑब्वियसली देखें, आप विंडोज़ के अंदर ये काम नहीं कर सकते। अगर विंडोज़ में मुझे कोई चीज़ से मैं ये चाहता हूँ स्टार्ट बटन यहाँ पर ना आए, विंडोज़ 10 ही हो लेकिन स्टार्ट बटन ना आए, तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं स्टार्ट बटन को चेंज कर सकता हूँ? नहीं। आई विल हैव टू वेट फॉर माइक्रोसॉफ्ट टू डू दैट, और या फिर ये होगा कि माइक्रोसॉफ्ट करे या ना करे। लेकिन लिनक्स के अंदर मैं ये चीज़ चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से, लेकिन वो सिर्फ मेरे लिए होगी। अगर वाकई डेवलपर्स को ये लगता है कि इट इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ अ गुड फीचर, तो वो हो सकता है सबके लिए पब्लिश भी कर दें। एक्लिप्स की आपकी जो IDE है जिसमें आप जावा की कोडिंग करते हैं, इवन जावा द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज स्टिल ओपन सोर्स। माई SQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, दोज आर ओपन सोर्स। देर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज़, देर आर मैनी टाइप ऑफ लैंग्वेजेस दैट आर ओपन सोर्स. So it is usually cheap or even free to acquire open source software. You can normally download open source software without charge. जब भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी वर्जनिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है मैनेज करना, और उसमें एक चीज़ होती है, इसको कहा जाता है स्टेबल वर्जन। जो स्टेबल वर्जन होता है वो सबके लिए अवेलेबल होता है, फ्रीली अवेलेबल होता है, लेकिन उसके बाद के जो वर्जन होते हैं वो सबके लिए फ्रीली अवेलेबल नहीं होते। यू कैन डाउनलोड दैट, यू कैन यूज़ दैट, क्योंकि ये किसी ने चेंज किया है, बट दैट इज़ नॉट स्टेबल। स्टेबल का मतलब ये है कि वो सही से नहीं चल रहा है, या फिर वो वेरीफाइड नहीं है कोर ग्रुप ऑफ डेवलपर्स से। So open source systems have a large population of users who are willing to fix problems themselves rather than report these problems to the developer and wait for a due release to the system. अगर आप वेट नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर इस तरह का हो कि डेवलपर्स उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके यूज़ कर सकें, सो ओके, यू शुड ऑप्ट फॉर ओपन सोर्स। बट अ कंपनी शुड नो कि क्या उनका सिस्टम ऐसा है जो कि ओपन सोर्स की तरफ जाना चाहिए या नहीं। Should the product that is being developed make use of open source components or not? Should an open source approach be used for its own software development or not? Right? So this is all there is to today's lecture. कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई क्यूरी वगैरह है तो वो बेशक मुझे अभी सेंड कर दें। एक अनाउंसमेंट आई थिंक आपको कल की क्लास में भी मैंने कर दी थी फॉर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। आई एम स्टिल अनाउंसिंग दैट थिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लास एज वेल, that tomorrow in next week's class there will be a quiz from this lecture and the lecture before that, यानी कि ये लेक्चर जो आपका है, जो हमने आज डिस्कस किया है, और इससे पहले वाला जो लेक्चर था which was based on UI design, इन दोनों लेक्चर्स के ऊपर बेस करते हुए देयर विल बी अ क्विज इन द नेक्स्ट क्लास। सो किसी को नहीं पता है अगर, तो वो अपने पास नोट कर लें और बाकी स्टूडेंट्स को भी बता दें ताकि नेक्स्ट क्लास कोई मिस ना करे।
बिकॉज देयर विल बी अ क्विज। अगर क्लास मिस करनी भी है तो काइंडली क्विज को किसी ना किसी तरीके से अटैम्प्ट कर लें। आई थिंक जैद मैंने आपको कर दिया है इनरोल, आप ज़रा चेक कर लें। CMS इशू आपका रिजॉल्व हो गया था, मैंने उसको चेक किया और आपको मैंने इनरोल भी कर दिया है LMS के ऊपर। यू कैन चेक इट और जस्ट ईमेल मी अगर आप वाकई देख रहे हैं अपना नाम वहाँ पर। तो जो हमारा ईमेल थ्रेड चल रहा था उसके ऊपर रिस्पॉन्स कर दें मुझे कि ओके यू हैव बिन इनरोल्ड। सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज़ क्लास। सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह।